नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज आपकी साइंस की क्लास है क्योंकि कल जो हमने क्लास डाली है जिसमें मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए गए हैं आपके जीएस के लिए, एमपी कांस्टेबल, एमपीएसआई और यूपीएसआई के लिए भी। तो आप सबने ये बोला है कि साइंस के भी कुछ वीडियोज़ ला दीजिए। साइंस का एक वीडियो अपलोड हो चुका है, ये साइंस का आज दूसरा वीडियो है जिसमें हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। जो इस क्लास में पहली बार है मैं उन्हें बता दूं कि 2025 के जो आप सबने बोला था कि 2025 के जितने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उसका आप एक वीडियो ला दीजिए जिसमें एक वीडियो में पूरा 2025 का करंट अफेयर्स कवर हो जाए। तो वो वीडियो भी अपलोड की जा चुकी है। तो जो इस क्लास में पहली बार है आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं। एमपी स्पेसिफिक करंट अफेयर्स और एमपी का स्टैटिक पार्ट का एक फुल वीडियो वो भी अपलोड किया जा चुका है। तो जो इस क्लास में पहली बार आए हैं तो वो वीडियो जाके देख लेंगे। चलिए आज साइंस की क्लास है, शुरू करते हैं। जैसे हमेशा पढ़ते हैं, थोड़ा सा लॉजिक के साथ, थोड़ा सा ट्रिक्स के साथ और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के साथ ऐसे ही पढ़ेंगे। और चलिए खुद का भी इवैल्यूएशन करिएगा थोड़ा सा कि आप कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। इससे क्या होता है कि थोड़ा कॉन्फिडेंस खुद में भी बूस्ट अप होता है जब हमसे आंसर्स बनते हैं। पहला सवाल है कि डब्ल्यूबीसी की आयु लगभग कितनी होती है। ऑप्शन है आप सबके सामने 120 दिन, 10 से 12 दिन, 5 से 21 दिन, 13 से 20 दिन। बताइए। तो सबसे पहला सवाल तो ये हो जाता है कि डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड सेल्स। क्या होता है? वाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं। इनको क्या बोलते हैं हिंदी में? श्वेत रक्त कणिकाएं बोलते हैं। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना, मतलब हमारी बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को ये स्ट्रॉन्ग करती हैं। अब आ जाते हैं कि इनका जीवन काल कितना होता है। तो देखिए डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल है अलग अलग स्थितियों में अलग अलग होता है, लेकिन आमतौर पर ये कितना माना जाता है? तो आमतौर पर माना जाता है 13 से 20 दिन इनका जीवन काल। तो आपको इतनी चीजें जो डब्ल्यूबीसी से रिलेटेड याद रखनी है। इनका फुल फॉर्म वाइट ब्लड सेल्स, इन्हें श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना, मतलब हमारे शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। एक सवाल जो बहुत पूछा जाता है कि इन्हें और किस नाम से जाना जाता है, तो इन्हें जाना जाता है ल्यूकोसाइट्स के रूप में। ये बहुत ज़्यादा बार पूछा गया सवाल है कि श्वेत रक्त कणिकाओं को किस नाम से जाना जाता है, या डब्ल्यूबीसी को और किस नाम से जाना जाता है। तो इन्हें जाना जाता है ल्यूकोसाइट्स के रूप में। जैसे मैंने आपको पहले वाली क्लासेस में बताया था कि आरबीसी को किस नाम से जाना जाता है। आरबीसीज को एरिथ्रोसाइट्स के रूप में जाना जाता है। एरिथ्रोसाइट्स के रूप में ये सवाल पूछा जाता है कि एरिथ्रोसाइट्स के रूप में किसे जाना जाता है, ल्यूकोसाइट्स के रूप में किसे जाना जाता है। और एक होती है प्लेटलेट्स, और प्लेटलेट्स को किस रूप में जाना जाता है? प्लेटलेट्स को जाना जाता है थ्रोम्बोसाइट्स के रूप में, थ्रोम्बोसाइट्स। तो इतनी चीज़ें आपको याद यहाँ पे इसलिए करवाई जा रही हैं, ये बताई इसलिए जा रही हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। मैं आपको ये भी बता के आगे बढ़ सकती थी कि डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स के रूप में जाना जाता है, लेकिन मान लीजिए अगर सवाल आ जाता कि एरिथ्रोसाइट्स के रूप में किसे जाना जाता है, तो कन्फ्यूज़न तो क्रिएट होता। तो जब हमें कन्फ्यूज़न ना हो, इसका सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि हम एक ही जगह सारी चीज़ें पढ़ लें, इससे हमें कन्फ्यूज़न नहीं होता। तो हमने क्या जाना कि डब्ल्यूबीसी की आयु है आमतौर पर कितनी होती है? 13 से 20 दिन होती है। डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है? हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना। डब्ल्यूबीसी को और किस नाम से जाना जाता है? तो डब्ल्यूबीसी को जाना जाता है ल्यूकोसाइट्स के रूप में। अब आरबीसी और प्लेटलेट्स भी तो हैं, ये भी तो रक्त कोशिकाएं हैं, तो इनके बारे में भी जान लेते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है 120 दिन, तो 120 दिन जीवन काल होता है आरबीसी का। और आरबीसी को किस नाम से जाना जाता है? तो आरबीसी को जाना जाता है एरिथ्रोसाइट्स के रूप में। दूसरी होती है, और आरबीसी का काम क्या होता है? मान लीजिए आरबीसी का काम आ गया, तो आरबीसी हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का प्रवाहन करती है। तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन ले जाने का काम किसका है? इसी आरबीसी का है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, आरबीसी क्या काम करती है? ऑक्सीजन का परिवहन। तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? आरबीसी। फिर आते हैं प्लेटलेट्स में, तो प्लेटलेट्स को किस नाम से जाना जाता है? प्लेटलेट्स को जाना जाता है थ्रोम्बोसाइट्स के रूप में। और प्लेटलेट्स का क्या काम होता है? प्लेटलेट्स का काम होता है हमारे बॉडी में रक्त का थक्का जमाने का काम, रक्त का थक्का। तो प्लेटलेट्स क्या करती हैं? रक्त का थक्का जमाने में मदद करती। क्लियर? तो ये होती है कि जब हम ब्लड सेल्स पढ़ रहे हैं तो हम सारी चीज़ें जान लेते हैं, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा, डब्ल्यूबीसी को किस नाम से जाना जाता है? ल्यूकोसाइट्स के रूप में। डब्ल्यूबीसी ही श्वेत रक्त कणिकाएं हैं और वो हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती हैं। आरबीसी का क्या काम होता है? लाल रक्त कणिकाओं का क्या काम होता है? ये हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का प्रवाहन करती हैं, इन्हें एरिथ्रोसाइट्स के रूप में भी जाना जाता है।
प्लेटलेट्स का क्या काम होता है? प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में रक्त का थक्का जमाने का काम करती हैं और इन्हें थ्रोम्बोसाइट्स के रूप में जाना जाता है। कभी कभी मैच द कॉलम भी आता है। ल्यूकोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, और तीनों रक्त कोशिकाओं के नाम दे दिए जाएंगे, WBC, RBC और प्लेटलेट्स। आपको मैच करना है। फिर आप कैसे करेंगे? क्योंकि आपको पता है अब कि WBC को किस नाम से जाना जाता है? ल्यूकोसाइट्स। RBC को किस नाम से जाना जाता है? एरिथ्रोसाइट्स। और प्लेटलेट्स को किस नाम से जाना जाता है? थ्रोम्बोसाइट्स। क्लियर? WBC का काम है हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। RBC का काम होता है हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का प्रवाहन करना, और प्लेटलेट्स का काम होता है रक्त का थक्का जमाने में मदद करना। और WBC का आमतौर पे आयु कितनी होती है? अलग अलग स्थितियों में अलग अलग होती है, लेकिन आमतौर पर 13 से 20 दिन मानी जाती है। और RBC का जीवन काल 120 दिन का होता है। क्लियर? और प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट्स के रूप में जानी जाती है। क्लियर? तो याद रखिएगा, WBC पूछा था तो WBC का जीवन काल है 13 से 20 दिन आमतौर पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। RNA किस तरह की श्रृंखला होती है? बताइए। राइबोन्यूक्लिक एसिड, RNA किस तरह की श्रृंखला होती है? ऑप्शन है आप सबके सामने, दोहरी, तृतीयक, एकल, चतुर्थक। तो मैं आपके सामने एक चित्र बना दूं यहाँ पे, तो आपको थोड़ा सा समझने में आसानी होगी। आपको ये सर्पिलाकार संरचना दिख रही है, ये सर्पिलाकार संरचना कहलाती है DNA। ये सर्पिलाकार संरचना क्या होती है? DNA। और इसे क्या कहा जाता है? डबल हेलिक्स। डबल हेलिक्स संरचना है ये, डबल हेलिक्स संरचना है। एक संरचना यहाँ पे मैं आपको बनाऊंगी RNA की, ये ऐसी होती है। और ये कैसी होती है? सिंगल हेलिक्स। सिंगल हेलिक्स। तो अब आप मुझे ये बताइए कि इसमें आपको एकल श्रृंखला और दोहरी श्रृंखला कौन सी दिख रही है, कि इसमें से एकल कौन सी है और दोहरी कौन सी? आप देख पा रहे होंगे कि ये सर्पिलाकार जो संरचना है ये आपको दोहरी श्रृंखला दिख रही है जो DNA की है, और RNA की कैसी दिख रही है आपको? RNA की एकल श्रृंखला दिख रही है। एक सवाल और पूछा जाता है कि DNA के जो डबल हेलिक्स की खोज किसने की? ये सवाल भी आता है। तो DNA के डबल हेलिक्स की खोज किसने की? वॉटसन और क्रिक ने की। किसने की? वॉटसन और क्रिक ने की। दूसरा सवाल आता है कि RNA की खोज किसने की? RNA के जो सिंगल हेलिक्स या RNA की खोज किसने की? तो फ्रेडरिक मिशर ने की। मिशर ने इसकी खोज की। क्लियर? एक सवाल और आता है कि DNA का काम क्या होता है? देखिए मैं आपको सब पढ़ाऊंगी। अगर DNA आया है सामने और RNA सामने आया है तो आपको सब पढ़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछेगा और ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आपको सारी चीज़ें बताऊं। तो DNA का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। RNA का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्लियर? DNA कैसी संरचना होती है? चित्र में देख सकते हैं आप, डबल हेलिक्स संरचना होती है, सर्पिलाकार संरचना होती है। और ये डबल हेलिक्स की खोज किसने की है? DNA की वॉटसन और क्रिक ने की है। RNA कैसी संरचना दिख रही है आपको? तो RNA पूरी एकल संरचना दिख रही है आपको। और एकल संरचना की खोज किसने की या RNA की संरचना की खोज किसने की? तो फ्रेडरिक मिशर ने की। दूसरी चीज, DNA का काम क्या होता है? तो ये आनुवंशिक जानकारियों को स्टोर करने का काम करता है। तो DNA का काम क्या है? कहते हैं ना कि इनका DNA मैच करो, मतलब जो आनुवंशिक जानकारियां हैं वो कहाँ स्टोर रहती हैं? वो DNA में स्टोर रहती हैं। और RNA का काम क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण करना। तो इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए पहले तो DNA और RNA के बारे में। तो DNA क्या करती है? DNA आनुवंशिक जानकारियां, DNA का काम क्या होता है? आनुवंशिक जानकारियां एकत्रित करना या स्टोर करना। और RNA का काम क्या होता है? RNA का काम होता है प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन संश्लेषण, इनका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है तो याद रखना है। DNA का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और RNA का फुल फॉर्म है राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो सबसे पहले तो आपको इतनी चीजें पता होनी चाहिए। अब आप बता दीजिए कि RNA किस तरह की श्रृंखला है, इसको देख के। एकल श्रृंखला है, डबल श्रृंखला है, तृतीयक, चतुर्थक, कौन सी श्रृंखला है? तो ये एकल श्रृंखला दिख रही है आपको। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैसी श्रृंखला है RNA एकल श्रृंखला है, क्योंकि आप चित्र में इसे देख सकते हैं। क्लियर? तो जब कोई चीज पढ़िए तो ऐसे पढ़िए। तो DNA का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। RNA का फुल फॉर्म है राइबोन्यूक्लिक एसिड। DNA कैसा है? डबल हेलिक्स है, सर्पिलाकार है। RNA कैसा है? सिंगल, एकल श्रृंखला है। DNA के डबल हेलिक्स की खोज किसने की है? तो वॉटसन और क्रिक ने की है। ये सवाल पूछा जाता है कि DNA के डबल हेलिक्स की खोज किसने की? तो वॉटसन और क्रिक ने की। और RNA की खोज किसने की? तो फ्रेडरिक मिशर ने की। क्लियर? DNA का काम क्या होता है? किसी भी व्यक्ति का DNA पता लगाते हैं, मतलब DNA में ही आनुवंशिक जानकारियां होती हैं कि कौन किसके पिता हैं, कौन किसकी माता है, ये सारी चीजें। तो DNA क्या करता है? आनुवंशिक जानकारियां स्टोर रखने का काम करता है। और RNA का काम क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण करना। तो ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर? तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए।
ये चित्र ध्यान में रखना है कि डबल हेलिक्स दिख रहा है तो ये डीएनए है, और सिंगल हेलिक्स है तो ये आरएनए की संरचना है। आरएनए का काम है प्रोटीन संश्लेषण, डीएनए आनुवंशिक जानकारियों को स्टोर रखता है। पूछा था आरएनए कैसी श्रृंखला है, तो एकल श्रृंखला है। चलिए आगे बढ़िए। रेडियो एक्टिव क्षय किस प्रकार के विकिरण उत्पन्न करती है, बताइए। जब रेडियो एक्टिव क्षय होता है, रेडियो एक्टिव क्षय होता है तो इसमें किस तरह के विकिरण उत्पन्न होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, सभी। तो रेडियो एक्टिव क्षय है क्या, देखिए परमाणु जो होता है किसी भी चीज का, परमाणु कैसी अवस्था में होता है, अस्थिर अवस्था में होता है। जब वो अस्थिर अवस्था में होता है तो नाभिक से क्या होती है, ये परमाणु का नाभिक है। जब कोई भी परमाणु अस्थिर अवस्था में होता है तो इस नाभिक से क्या होता है, नाभिक अपनी ऊर्जा खोता है, नाभिक से ऊर्जाएं निकलती, ये ऊर्जा निकलती है। और नाभिक से ये ऊर्जा क्यों निकलती है, ताकि जो अस्थिर परमाणु है, ये परमाणु कैसा था, अस्थिर, ये अस्थिर परमाणु था, तो इसको स्थिर बनाने के लिए क्या किया जाता है, नाभिक से ऊर्जाएं निकलती रहती हैं। यही ऊर्जाएं किस रूप में निकलती हैं, विकिरण के रूप में निकलती हैं। ये जो ऊर्जा निकलती है वो किस रूप में निकलती है, विकिरण के रूप में निकलती हैं। और ये विकिरण क्या कहलाते हैं, यही विकिरण कहलाते हैं अल्फा, बीटा और गामा। तो जब भी कोई परमाणु अस्थिर अवस्था में होता है तो उसके नाभिक से लगातार ऊर्जा निकलती है, और वो ऊर्जा किस फॉर्म में निकलती है, विकिरण के फॉर्म में निकलती है, ताकि ये परमाणु क्या प्राप्त कर सके, ताकि ये परमाणु अपनी स्थिर अवस्था प्राप्त कर सके। तो जब भी कोई परमाणु अस्थिर अवस्था में होता है तो परमाणु के नाभिक से लगातार ऊर्जा निकलती है, और वो ऊर्जा विकिरणों के फॉर्म में निकलती है, ताकि ये जो अस्थिर परमाणु था वो स्थिर हो सके। और ये विकिरण किस फॉर्म में निकलते हैं, तो अल्फा, बीटा और गामा के फॉर्म में निकलते हैं। तो रेडियो एक्टिव क्षय किस प्रकार के विकिरण उत्पन्न करता है, अल्फा, बीटा, गामा। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अब आपको समझ में आए कि रेडियो एक्टिव क्षय क्या प्रक्रिया होती है। कोई भी परमाणु अपनी अस्थिर अवस्था में है, अब इस परमाणु को अस्थिर अवस्था से स्थिर अवस्था प्राप्त करनी है। तो ये स्थिर अवस्था कैसे प्राप्त करेगा, परमाणु के नाभिक से लगातार ऊर्जा निकलती रहेगी, और ये ऊर्जा किस फॉर्म में निकलेगी, विकिरण के फॉर्म में निकलेगी। और ये विकिरण कौन से होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। तो इन तीनों फॉर्म में विकिरण निकलते हैं। तो वही पूछा था रेडियो एक्टिव क्षय किस प्रकार के विकिरण उत्पन्न करता है। तो रेडियो एक्टिव क्षय अल्फा, बीटा और गामा ये तीनों प्रकार के विकिरण उत्पन्न करता है, ताकि जो अस्थिर परमाणु था वो अपनी स्थिर अवस्था प्राप्त कर सके। क्लियर। अब मैं आशा करती हूँ आपको रेडियो एक्टिव क्षय समझ में आ गया होगा कि जब भी कोई परमाणु अस्थिर अवस्था से अपनी स्थिर अवस्था प्राप्त करना चाहता है तो उसके नाभिक से लगातार ऊर्जाएं निकलती हैं, और वो ऊर्जा विकिरण के फॉर्म में निकलती है, यानी अल्फा, बीटा, गामा के रूप में निकलती है, ताकि परमाणु अस्थिर से अपनी स्थिर अवस्था प्राप्त कर सके। तो जब रेडियो एक्टिव क्षय होगा तो कैसे विकिरण उत्पन्न होंगे, सभी अल्फा, बीटा, गामा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अकशेरुकीय प्राणी है, सॉरी बताइए, अकशेरुकीय प्राणी कौन है। निम्नलिखित में से कौन सा अकशेरुकीय प्राणी है। अकशेरुकीय प्राणी का मतलब होता है जिसकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती। मेढक, मछली, केचुआ, कबूतर। अकशेरुकी कौन है, अकशेरुकी मतलब जिसकी रीढ़ की हड्डी ही नहीं होती है, जिसकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती। अब आप बताइए अकशेरुकी का मतलब क्या होता है, कि जिसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है। ऐसे कौन से जीव होते हैं, तो ऐसे कई तरह के जीव होते हैं जिनके नाम कैसे कैसे आप जान सकते हैं। जैसे केकड़ा है, मकड़ी है, इसकी भी रीढ़ की हड्डी नहीं होती। केचुआ, इसकी भी रीढ़ की हड्डी नहीं होती। ऑक्टोपस। तो ये बहुत सारे जीव हैं, ये ऐसे जीव हैं जिन अकशेरुकी की श्रेणी में आते हैं, या जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती। कई सारे कीड़े भी इसी फॉर्म में आते हैं, कई सारे कीड़े होते हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती। क्लियर। कीड़े हैं, केकड़ा है, मकड़ी है, केचुआ है, ऑक्टोपस है, ये अकशेरुकी प्राणी के अंतर्गत आते हैं, यानी इनकी रीढ़ की हड्डी नहीं है। क्लियर। तो अब आप ऑप्शन में देखिए कि ऑप्शन में आपको ये जो नाम लिखे हुए हैं इनमें से कोई नाम दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है। और कौन सा नाम दिख रहा है आपको, ये केचुआ। तो केचुआ कैसा है, अकशेरुकी प्राणी है। और केचुआ किस संघ में आता है, किस संघ में आता है, तो केचुआ एनेलिडा संघ में आता है। ये सवाल बहुत पूछा जाता है कि केचुआ किस संघ में आता है, एनेलिडा संघ में। केचुआ श्वसन कैसे करता है, तो केचुआ श्वसन अपनी त्वचा के माध्यम से करता है। केचुए कैसे श्वसन करते हैं, ये सवाल आता है, तो अपनी त्वचा के माध्यम से ये श्वसन करते हैं। क्लियर। तो इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि अकशेरुकी प्राणी कौन होते हैं, जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। उन प्राणियों में कौन कौन पाए जाते हैं, कीड़े,
केकड़े की भी रीढ़ की हड्डी नहीं होती, मकड़ियाँ, केचुआ, ऑक्टोपस। तो ऑप्शन में दिया हुआ था केचुआ, तो केचुआ अकशेरुकी प्राणी होगा। केचुआ किस संघ का सदस्य है, ये बहुत सवाल पूछा जाता है, तो ये एनेलिडा संघ का सदस्य है। किस संघ का सदस्य है केचुआ? एनेलिडा संघ का। और केचुए श्वसन किसके माध्यम से करते हैं? तो केचुए श्वसन अपनी त्वचा के माध्यम से करते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। क्लियर? चलिए, तो इतना याद रखिएगा कि केचुआ एनेलिडा संघ का है, अकशेरुकी प्राणी है और अपनी त्वचा के माध्यम से श्वसन करता है। अगला सवाल है रेखीय संवेग किसका गुणनफल होता है? रेखीय संवेग किसका गुणनफल होता है? द्रव्यमान त्वरण का, द्रव्यमान वेग का, बल समय का, दूरी और समय का। बताइए, मैंने क्या कहा है कि खुद का भी इवैल्यूएशन करिए कि आप कितने आंसर सही कर पा रहे हैं। तो देखिए ऑप्शन का क्या आंसर होगा। रेखीय संवेग क्या होता है? रेखीय संवेग होता है किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या बोलते हैं? रेखीय संवेग। अब आप ऑप्शंस देख लीजिए कि राइट आंसर क्या होगा। रेखीय संवेग क्या कहलाता है? किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल रेखीय संवेग कहलाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को रेखीय संवेग कहा जाता है। क्लियर? तो ये चीज़ याद रखिएगा कि रेखीय संवेग किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग का गुणनफल होता है। क्लियर? तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को उसका रेखीय संवेग कहा जाता है। शुद्ध ऑक्सीजन युक्त जो रक्त है वो हृदय के किस कक्ष से शरीर में पंप किया जाता है? बताइए, हृदय की किस कक्ष से जो शुद्ध ऑक्सीजन युक्त रक्त है वो कहाँ से शरीर में पंप किया जाता है? इसका पूरा मैकेनिज्म मैं समझा दूं आपको, शायद इसके बाद आपको कभी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, मुझे समझा ही देना चाहिए। देखिए, हमारे हृदय में 4 कक्ष होते हैं। वो 4 कक्ष कौन कौन से होते हैं? पहला होता है दायां आलिंद। पहला क्या होता है? दायां आलिंद और दायां निलय। ये 2 कक्ष होते हैं, दायां आलिंद और दायां निलय। और 2 कक्ष दूसरे होते हैं, वो कौन से होते हैं? बायां आलिंद और बायां निलय। ठीक है, हमने आज ये जाना कि 4 कक्ष कौन से होते हैं? दायां आलिंद दायां निलय और बायां आलिंद बायां निलय। अब इनका काम क्या होता है, क्योंकि बेसिकली इनका काम ही पूछा जाता है। तो देखिए, दायां आलिंद क्या करता है? जो हमारा ब्लड होता है ना, उसमें पहले ऑक्सीजन नहीं होती। जो हमारा ब्लड होता है, आपको पता होगा, उसमें पहले ऑक्सीजन नहीं होती है। ब्लड में ऑक्सीजन कहाँ जाने के बाद मिलती है? फेफड़ों में जाने के बाद ब्लड में ऑक्सीजन मिलती है। तो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन मिलती कब है? जब ब्लड फेफड़ों में जाता है। ठीक है, अब आते हैं प्रोसेस में। जो ऑक्सीजन रहित रक्त होता है, ऑक्सीजन रहित ब्लड मतलब जिस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होती है, तो ऑक्सीजन रहित ब्लड को, ऑक्सीजन रहित ब्लड को शरीर से कौन प्राप्त करता है? बॉडी से हमारी कौन प्राप्त करता है? दायां आलिंद। हमारे शरीर से ऑक्सीजन रहित रक्त को प्राप्त कौन करता है? तो हमारे शरीर से ऑक्सीजन रहित रक्त को दायां आलिंद प्राप्त करता है। ठीक है, जब ये हमारे शरीर से ऑक्सीजन रहित रक्त को, यानी जिस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है, उसको प्राप्त करता है, फिर क्या करता है? फिर ये उसको भेजता है दाएं निलय में। तो फिर दायां निलय क्या करता है? दायां निलय इस ऑक्सीजन रहित रक्त को, जिस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है, उसको क्या करता है? फेफड़ों तक भेजता है। तो इसी ऑक्सीजन रहित ब्लड को, इसी ऑक्सीजन रहित रक्त को फेफड़ों तक भेजने का काम कौन करता है? फेफड़ों तक ले जाने का काम कौन करता है? तो फेफड़ों तक ले जाने का काम करता है दायां निलय। तो आपको समझ में आया कि अभी हम किसकी बात कर रहे थे? जिस ब्लड में ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है। तो जिस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है, हमारी बॉडी में जिस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है, उसको हमारी बॉडी से हमारा कौन सा ऑर्गन प्राप्त कर रहा है? तो ऑक्सीजन रहित ब्लड को हमारी बॉडी से दायां आलिंद प्राप्त करता है, लेता है ऑक्सीजन रहित ब्लड को, और इस ऑक्सीजन रहित ब्लड को किसको देता है? दाएं निलय को दे देता है। दायां निलय क्या करता है? दायां निलय उस ऑक्सीजन रहित रक्त को, मतलब जिस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है, उसको कहाँ भेजता है? फेफड़ों तक भेजता है। फेफड़ों तक क्यों भेजता है? ताकि उसमें ऑक्सीजन मिल सके। तो अभी दाएं निलय ने क्या किया? फेफड़ों तक भेज दिया है। अब फेफड़ों में मिल जाएगी ऑक्सीजन। अभी तक ऑक्सीजन नहीं थी, अब फेफड़ों में ऑक्सीजन मिल चुकी है। अब बायां आलिंद क्या करता है? जिस ब्लड में ऑक्सीजन मिल चुकी, अब इसको क्या करेगा? बायां आलिंद क्या करता है? अब ब्लड में ऑक्सीजन मिल चुकी है, तो ये ऑक्सीजन युक्त रक्त को, ऑक्सीजन युक्त रक्त, क्योंकि ऑक्सीजन मिल चुकी है, ये ऑक्सीजन युक्त रक्त को फेफड़ों से प्राप्त करेगा। फेफड़ों से प्राप्त करेगा, क्योंकि फेफड़ों में ऑक्सीजन मिल चुकी, तो ये फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त को प्राप्त करेगा, क्योंकि फेफड़ों से ऑक्सीजन मिल चुकी है।
ठीक है, अब इसको कहाँ भेजेगा, बाएं नीले में भेजेगा, और बायां नीले इस ऑक्सीजन युक्त रक्त को, मतलब जिस ब्लड में ऑक्सीजन है उसे पूरे शरीर में पंप कर देगा, पूरे शरीर में पंप कर देगा। अब आप सवाल पे आइए, सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि शुद्ध ऑक्सीजन को, मतलब ऑक्सीजन युक्त ब्लड को, शुद्ध यानी कि ऑक्सीजन युक्त ब्लड को हृदय के किस कक्ष से पूरे शरीर में पंप किया जाता है। अब आप देखिए, ऑक्सीजन युक्त रक्त को पूरे शरीर में पंप करने का काम कौन कर रहा है, बायां नीले। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बायां नीले। और मैंने ये आपको इसलिए पूरा समझाया है क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है कि अभी इसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त पूछा है, मान लीजिए पूछ लेता कि ऑक्सीजन रहित रक्त को, जिस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है उसको फेफड़ों तक कौन लेके जाता है, तो आप दायां नीले लगाते। ऑक्सीजन युक्त, ऑक्सीजन रहित रक्त को आपके शरीर से प्राप्त कौन करता है, तो शरीर से प्राप्त दायां आलिंद करता है। तो पूछ कुछ भी सकता है। तो एक बार थोड़ा सा जाते जाते ये समझ लीजिए कि ये चारों कक्षों के काम क्या है। आपकी बॉडी है, आप खुद का इवैल्यूएशन करिए, आपकी बॉडी है, उसमें ब्लड है, उस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन कब मिलेगी उसमें, जब आपका जो ब्लड है वो किस में जाएगा, फेफड़ों में जाएगा। लेकिन फेफड़ों में ले जाने का काम कौन करेगा, तो आपके हृदय में होते हैं चार कक्ष, दायां आलिंद दायां नीले, बायां आलिंद बायां नीले। तो जो दायां पार्ट होता है, दायां भाग क्या करता है, आपके शरीर से ऑक्सीजन रहित रक्त को, क्योंकि इस ब्लड में तो अभी ऑक्सीजन है नहीं, तो ऑक्सीजन रहित रक्त को आपके शरीर से प्राप्त करता है। प्राप्त कर लिया, उसने किसको भेजा, दाएं नीले को, दायां आलिंद दाएं नीले को ही भेजेगा, दाएं नीले को भेजा। दायां नीले उस ऑक्सीजन रहित रक्त को, मतलब जिस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है उसको ले गया फेफड़ों तक कि भाई फेफड़ा भैया इसमें ऑक्सीजन मिला दो आप। तो दायां नीले कहाँ ले गया, फेफड़ों तक ले गया। अब इसका काम खत्म, दाएं भाग का काम खत्म, फेफड़ों तक भेज दिया, अब दायां भाग हट गया। अब आता है बाएं का काम। बायां क्या काम करता है, अब फेफड़ों में ऑक्सीजन मिल गई तो बायां आलिंद क्या करता है, ऑक्सीजन युक्त रक्त को फेफड़ों से प्राप्त करेगा, क्योंकि अब ब्लड में ऑक्सीजन मिल चुकी है। तो अब चूंकि ब्लड में ऑक्सीजन मिल चुकी है तो बायां आलिंद ऑक्सीजन युक्त रक्त को फेफड़ों से प्राप्त करेगा और किसे भेज देगा, बाएं नीले को। बायां आलिंद बायां नीले को भेजेगा और बायां नीले उसे पूरे शरीर में पंप कर देगा, तो पूरे शरीर में ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड है उसका सर्कुलेशन चालू हो जाएगा। तो ऑक्सीजन युक्त ब्लड को कौन सर्कुलेट कर रहा है, बायां नीले। तो ये चारों चीज आपको जाननी यहाँ पे जरूरी थी, क्योंकि पूछ कुछ भी सकता है। तो जो क्वेश्चन पूछा गया था कि शुद्ध ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन युक्त रक्त को, जिस ब्लड में ऑक्सीजन है उसको पूरे शरीर में पंप कौन कर रहा है, तो पूरे शरीर में पंप बायां नीले कर रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा बायां नीले। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब थोड़ी सी अगर क्लैरिटी के साथ चीज़ें पढ़ ली जाएं तो चीज़ें आसान लगने लग जाती हैं। अगला सवाल है, पेशीय तंत्रिका संयोजन किसका संपर्क होता है। पेशीय तंत्रिका संयोजन किसका संपर्क होता है, ऑप्शन है मांसपेशी और हड्डी का, तंत्रिका और मांसपेशी का, मांसपेशी और रक्त का, तंत्रिका और हड्डी का। जो पेशीय तंत्रिका संयोजन है वो किसका संयोजन होता है, वह किसका संपर्क होता है, बताइए। जो पेशीय तंत्रिका संयोजन है वो तंत्रिका और मांसपेशी का संपर्क होता है। कैसे, वो भी समझा देते हैं आपको। आपकी बॉडी में संदेश पहुंचाने का काम कौन करता है, या आपकी बॉडी को संदेश वाहक के रूप में किसे जाना जाता है, तो आपके नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र को माना जाता है। आपके इस तंत्रिका तंत्र से संदेश आते हैं, ठीक है, इस तंत्रिका तंत्र में संदेश आते हैं। इन संदेशों के आने जाने से जो मांसपेशियां हैं वो कैसी होती हैं, फैलती और सिकुड़ती। ये मांसपेशियां क्या होती हैं, इन संदेशों के आने से ये मांसपेशियां फैलती भी हैं और यही मांसपेशियां सिकुड़ती भी। क्लियर। और जब ये मांसपेशियां संदेशों के आने से फैलती और सिकुड़ती हैं तो इसी तंत्र को, इसी क्रियाविधि को क्या कहते हैं, इसी वजह से शरीर में गतिविधियों का संचालन होता है। आपका नर्वस सिस्टम था, उससे संदेश आ रहे हैं, जैसे ही संदेश आते हैं तो आपकी मांसपेशियां क्या है, फैलती और सिकुड़ती हैं। लगातार संदेश आ रहे हैं, लगातार संदेश आ रहे हैं, और जैसे ही ये संदेश आ रहे हैं तो मांसपेशियों में क्या होता है, मांसपेशियों में संकुचन होता है। और जैसे मांसपेशियों में संकुचन होता है तो हमारे शरीर में क्या होती हैं, गतिविधियाँ होती हैं। तो हमारे शरीर की गतिविधियाँ संपन्न होती हैं। गतिविधियाँ, तो हमारे शरीर में गतिविधियाँ क्यों होती हैं, मांसपेशियों के संकुचन से। कल मैंने एक सवाल करवाया था इसके पहले वाली क्लास में, तो मैंने बताया था कि मांसपेशियाँ क्या करती हैं, आपके शरीर को गति प्रदान करती हैं। तो कैसे गति प्रदान करती हैं, आपका जो नर्वस सिस्टम है वो क्या करता है, लगातार मांसपेशियों को संदेश भेज रहा है। ये देखिए, आपका नर्वस सिस्टम लगातार मांसपेशियों को संदेश भेजने का काम कर रहा है, और जैसे जैसे ये संदेश आते हैं तो मांसपेशियां लगातार सिकुड़ती और बंद होती।
सिकुड़ती फैलती हैं, सिकुड़ती फैलती हैं। इन्हीं सिकुड़ने फैलने के कारण बॉडी में क्या होती है, मूवमेंट होती है, बॉडी में गतिविधि होती है। क्लियर? तो इतनी चीजें जानिएगा कि पेशीय तंत्रिका संयोजन किसका संपर्क होता है, तंत्रिका और मांसपेशियों का। तंत्रिका से लगातार संदेश आते हैं, मांसपेशियों में लगातार संदेश जाते रहते हैं। इसी वजह से मांसपेशियां लगातार फैलती और सिकुड़ती रहती हैं, और जैसे ही मांसपेशियां फैलूंगी, सिकुड़ेंगी, तो शरीर में गतिविधियां संपन्न होंगी। तो शरीर में गतिविधियां क्यों संपन्न होती हैं? मांसपेशियों के फैलने और मांसपेशियों के सिकुड़ने से। और मांसपेशियां फैलती सिकुड़ती क्यों है? क्योंकि लगातार मांसपेशियों में संदेश आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? तंत्रिका तंत्र से। तो ये क्रियाविधि समझ में आई आपको कि तंत्रिका तंत्र से लगातार संदेश आते हैं। संदेश कहाँ जाते हैं? मांसपेशियों में। जब लगातार संदेश जा रहे हैं मांसपेशियों में, तो संदेशों के आने जाने से मांसपेशियां संकुचित हो रही हैं, फैल रही हैं, संकुचित हो रही है, फैल रही हैं। इसी वजह से बॉडी मूवमेंट कर रही है, शरीर में गतिविधियां संपन्न हो रही। क्लियर? तो पेशीय तंत्रिका संयोजन किसका संपर्क होता है? तंत्रिका और मांसपेशियों का। तंत्रिका से लगातार संदेश जाते हैं और मांसपेशियों में, तो मांसपेशियां फैलती सिकुड़ती हैं, जिससे बॉडी में मूवमेंट होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये थोड़ा सा ये याद रखिएगा कि तंत्रिका तंत्र से संदेश जा रहे हैं कहाँ? मांसपेशियों तक। जब तंत्रिका तंत्र से संदेश यहाँ जाते हैं, तो मांसपेशियां लगातार जैसे जैसे संदेश आ रहे हैं, तो फैल रही हैं, सिकुड़ रही हैं, फैल रही हैं, सिकुड़ रही हैं, तो उससे यहाँ गतिविधियां उत्पन्न होती हैं। क्लियर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तंत्रिका और मांसपेशियों का संयोजन। आगे बढ़ते हैं। शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? आपकी बॉडी का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा आंतरिक अंग पूछा है। सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? अभी सबसे बड़ा अंग पूछता तो चीज बदल जाती। सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? हृदय, यकृत यानी कि लीवर, किडनी, फेफड़ा। बताइए सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो याद रखना है कि आपकी बॉडी का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? यकृत यानी कि लीवर। तो ये कैसा है? सबसे बड़ा आंतरिक अंग। लेकिन यदि यही पूछ लेता कि सबसे बड़ा अंग क्या है, आंतरिक अंग नहीं पूछ रहा है, आंतरिक अंग नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है आपकी बॉडी का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो आपकी बॉडी के में सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है? आपकी स्किन। तो आपकी बॉडी का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे याद रखनी है, कंफ्यूजन ना हो। आपकी बॉडी का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो आपकी बॉडी का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है लीवर। लेकिन आपकी बॉडी का सबसे बड़ा अंग पूछ ले तो आपकी बॉडी में सबसे ज़्यादा क्या है? आपकी पूरी बॉडी में सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है? स्किन पाई जाती है। तो सबसे बड़ा अंग आपका स्किन है। लेकिन आंतरिक अंग पूछा है तो आंतरिक अंग क्या हो जाएगा? यकृत। और यही यकृत आपको पता है वसा का भी पाचन करता है। तो वसा का पाचन कहाँ होता है? वसा का पाचन इसी यकृत में होता है। और यही यकृत में किसका कौन सा रस रिलीज होता है? तो पित्त रस भी यही रिलीज होता है। तो पूछा जाते हैं ये सवाल कि वसा का पाचन कहाँ होता है? तो वसा का पाचन लीवर में होता है। पित्त रस कहाँ रिलीज होता है? तो पित्त रस लीवर में ही रिलीज होता है। और आपको पता है हृदय आपके ब्लड को पंप करने का काम करता है, किडनी आपकी बॉडी को फिल्टर करने का काम करती है, फेफड़े श्वसन में सहायक होते हैं। तो इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए कि आपकी बॉडी का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है। आपकी बॉडी का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है यकृत यानी कि लीवर, और आपकी बॉडी का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो वो है त्वचा। क्लियर? तो इन दोनों में अंतर पता होना चाहिए कि आंतरिक अंग यकृत और सबसे बड़ा अंग त्वचा। यकृत क्या काम करता है? वसा का पाचन करता है और पित्त रस भी रिलीज करता है। तो पित्त रस कहाँ रिलीज हो रहा है? लीवर में। वसा का पाचन कहाँ हो रहा है? लीवर में। क्लियर? तो शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? यकृत। और आंतरिक अंग और ओवरऑल अंग में अंतर है। मांसपेशियों के संकुचन के लिए आवश्यक जो ऊर्जा है वो कहाँ से मिलती है? जो मांसपेशियों का संकुचन हो रहा है, मैंने अभी आपको क्या बताया कि आपका नर्वस सिस्टम लगातार संदेशों को भेज रहा है, जिससे मांसपेशियां फैल रही हैं, सिकुड़ रही हैं, उसी वजह से शरीर में गतिविधि उत्पन्न हो रही है। तो इसको ऊर्जा कहाँ से मिल रही है? तो मांसपेशियों के संकुचन के लिए आवश्यक ऊर्जा कहाँ से मिलती है? ऑप्शन है आप सबके सामने, ग्लूकोज से, एटीपी से, फैटी एसिड से, प्रोटीन से। मांसपेशियां लगातार फैल रही हैं, सिकुड़ रही हैं, तो उसके लिए एनर्जी भी तो चाहिए। वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? तो वो एनर्जी मिलती है एटीपी से। कहाँ से मिलती है? एटीपी से। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन अच्छे से लिख देते हैं, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर? इसका नाम याद रखिएगा, ट्राइफॉस्फेट। तो मांसपेशियां जो फैल रही हैं, सिकुड़ रही हैं लगातार संदेशों के आने से, उन मांसपेशियों को फैलने और सिकुड़ने के लिए जो ऊर्जा चाहिए होती है वो किससे मिलती है? वो एटीपी के रूप में मिलती है, जिसका फुल फॉर्म होता है एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर? मांसपेशियों में तो एटीपी जो है वो सीमित मात्रा में होती है,
मांसपेशियों में जो एटीपी है वो सीमित मात्रा में है, लेकिन मांसपेशियां तो लगातार सिकुड़ रही हैं, उनको और ऊर्जा चाहिए, तो शरीर भी एटीपी को जनरेट करता रहता है। जो हमारी बॉडी है वो भी इस एटीपी को जनरेट करती रहती है। क्यों? क्योंकि मांसपेशियों में एक सीमित मात्रा में एटीपी का संकुचन रहता है, संचय रहता है। क्लियर? तो मांसपेशियों के संकुचन के लिए कौन सी ऊर्जा कहाँ से मिलती है? ऊर्जा एटीपी के फॉर्म में मिलती है। एटीपी का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर? और इस फॉर्म में मांसपेशियों को लगातार ऊर्जा मिलती रहती है। एटीपी मांसपेशियों में कम मात्रा में संकुचित रहती है, इसलिए हमारी बॉडी भी एटीपी को जनरेट करती रहती है, यानी कि ऊर्जा जनरेट करती रहती है। तो मांसपेशियां फैल सिकुड़ रही हैं किस ऊर्जा के कारण? एटीपी के कारण, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट के कारण। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। थॉमसन का परमाणु मॉडल किस रूप में वर्णित है? जो थॉमसन का परमाणु मॉडल है वो क्या कहता है, ये पूछा गया। थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या कहता है? ऑप्शन है प्लम पुडिंग मॉडल, सौर मंडल मॉडल, कणिका मॉडल, क्वांटम मॉडल। थॉमसन का परमाणु मॉडल किस मॉडल पे आधारित है? देखिए, थॉमसन का परमाणु मॉडल कहता है ये परमाणु है। क्लियर? ठीक है। इस परमाणु में ये चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं? प्लम पुडिंग मॉडल एक ऐसा मॉडल है जो एक और मॉडल के बिल्कुल बराबर कहा जा सकता है, तरबूज मॉडल। अब आपको पता है जब आप तरबूज खाते हैं तो तरबूज में जो बीज होते हैं वो कहाँ होते हैं? धसे हुए होते हैं अंदर। जो तरबूज है उसमें जो बीज होते हैं वो धसे हुए होते हैं फ्रूट्स के अंदर, बिल्कुल होते हैं। ऐसे ही को कहा है थॉमसन ने, ऐसा ही परमाणु होता है। ये परमाणु है और इस परमाणु में ये जो परमाणु है वो कैसे, किसके समान है? ये तरबूज के समान है। और इस तरबूज में जो बीज हैं वो कैसे हैं? जो बीज हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे बीज धसे हुए होते हैं वैसे ही इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं। तो इसी प्रकार जैसे ही किसी प्लम में पुडिंग होती है, पुडिंग के फॉर्म में बीज होते हैं, उसी तरीके से उसी फॉर्म को मैंने थोड़ा सा आसान वे पे बताया है, क्योंकि प्लम पुडिंग शायद आपके ना समझ में आए, लेकिन आपको तरबूज जरूर समझ में आएगा, क्योंकि तरबूज आप सबने खाएं। तरबूज के फल में जो बीज होते हैं वो कहाँ होते हैं? फल के अंदर धसे हुए होते हैं, फिर आप उन्हें निकालते हैं। तो इसी तरह थॉमसन ने बोला कि जैसे परमाणु है तो उसे आप क्या मानिए? तरबूज मानिए। ये पूरा तरबूज है और इस तरबूज में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे हैं? इस तरबूज में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो धसे हुए हैं, जिसी प्रकार जैसे बीज धसे होते हैं, काले कलर के बीज होते हैं वो तरबूज में धसे हुए होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन भी परमाणु में कैसे धसे हुए हैं? बीज की तरह ही इलेक्ट्रॉन्स भी धसे हुए हैं। तो कैसे इलेक्ट्रॉन धसे हैं? इलेक्ट्रॉन उसी तरह धसे हैं जैसे किसी भी तरबूज में बीज धसे होते हैं, या प्लम पुडिंग मॉडल भी इसे कहा जाता है। क्लियर? तो थॉमसन का परमाणु मॉडल किस रूप में वर्णित है? थॉमसन का परमाणु मॉडल प्लम पुडिंग मॉडल के आधार पे है। जैसे प्लम में पुडिंग हो की जाती है बीजों की, तो उसी तरीके से कि तरबूज के फल से अगर आप समझें कि तरबूज है वो पूरा तरबूज क्या है? एक परमाणु है। उस परमाणु के अंदर जो बीज हैं, यानी कि तरबूज के जो बीज हैं, उसी तरीके से क्या धसे हुए हैं? इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं, जो एक निश्चित ऊर्जा स्तर में लगातार चक्कर लगा रहे हैं। क्लियर? तो थॉमसन का परमाणु मॉडल किस मॉडल पे आधारित है? प्लम पुडिंग मॉडल पे आधारित है। कि इसे आप एक मान लीजिए तरबूज मान लीजिए परमाणु को, इस तरबूज में जो इलेक्ट्रॉन्स धसे हुए हैं वो बीज की तरह धसे हुए हैं, जैसे तरबूज में बीज होते हैं या प्लम में पुडिंग की जाती है। क्लियर? तो कौन सा मॉडल है? प्लम पुडिंग मॉडल। चलिए आगे बढ़िए। मानव शरीर में पाचन क्रिया मुख्यतः किस अंग में पूर्ण होती है? बताइए, मानव शरीर में पाचन क्रिया किस अंग में पूर्ण हो जाती है? किस अंग में पूर्ण होती है या ज्यादा होती है? ऑप्शन है आप सभी के सामने, अमाशय में, यकृत में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में। मैंने आपको पाचन तंत्र बताया है, शायद मैंने आपको बताया था कि जब आप भोजन करते हैं तो आपके भोजन में सबसे पहले भोजन कहाँ जाता है? आपके मुंह में जाता है। आपके मुंह में भोजन लार से मिलता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बंटता है, और आपके मुंह में किसका पाचन होता है? तो मैंने आप पूरा पाचन तंत्र आपको समझाया था कि आपके मुंह में किसका पाचन होता है? आपके मुंह में कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन होता है। MPPSC में पूछा गया सवाल था कि आपके भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो राइट आंसर था मुंह, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए थे मुंह से, अमाशय से, तो ज़्यादातर लोग अमाशय लगा के चले आए थे, लेकिन आपका भोजन का पाचन आपके मुंह से ही शुरू हो जाता है। और आपके मुंह में किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का। फिर भोजन कहाँ जाता है? फिर भोजन जाता है अमाशय में, और अमाशय में किसका पाचन होता है? तो अमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है। फिर भोजन कहाँ जाता है? फिर भोजन जाता है आपके लीवर यानी कि यकृत में, और अभी मैंने बताया है कि यकृत में वसा का पाचन होता है और यहीं पे पित्तरस भी रिलीज होता है, अभी मैंने बताया। फिर भोजन कहाँ जाता है? फिर भोजन जाता है छोटी आंत में, और इसी छोटी आंत में भोजन का सबसे ज़्यादा पाचन होता है। छोटी आंत में भोजन का सबसे ज़्यादा पाचन होता है, और यहीं पोषक तत्वों का अवशोषण भी सबसे ज़्यादा होता है।
पोषक तत्वों का अवशोषण भी सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? पोषक तत्वों का अवशोषण छोटी आंत में ही होता है। फिर भोजन कहाँ जाता है? फिर भोजन जाता है लास्ट में बड़ी आंत में। अब भोजन तो पच गया, सब हो गया, तो जो अपशिष्ट बचता है, जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है, तो उससे बड़ी आंत क्या करती है? उस अपशिष्ट से नमक और पानी को अवशोषित कर लेती है। नमक और पानी को क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है बड़ी आंत, और बाकी वेस्ट शरीर से बाहर निकल जाता है। ये पूरा आपका पाचन तंत्र का सिस्टम है। और इससे सवाल पूछे जाते हैं। सवाल कैसे पूछे जाते हैं कि आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन कहाँ होता है? आपके मुंह में होता है। आपकी बॉडी में प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? आपके अमाशय में होता है। आपकी बॉडी में वसा का पाचन कहाँ होता है? लीवर में होता है, यकृत में होता है। पित्तरस कहाँ से रिलीज होता है? पित्तरस आपके यकृत यानी कि लीवर से रिलीज होता है। भोजन का सबसे ज़्यादा पाचन कहाँ होता है? भोजन का सबसे ज़्यादा पाचन छोटी आंत में होता है। भोजन का पूर्ण रूप से पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। भोजन का पाचन पूर्ण कहाँ होता है? छोटी आंत में। पोषक तत्वों का अवशोषण कहाँ होता है? तो अधिकांश पोषक तत्व छोटी आंत में ही अवशोषित होते हैं। बड़ी आंत क्या काम करता है? छोटी आंत से जाने के पश्चात जो अपशिष्ट बचता है उससे नमक और पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। वो काम किसका है? बड़ी आंत का है। ये सवाल पूछे जाते हैं, तो आपको इसके लिए प्रिपेयर रहना है। अब सवाल में आते हैं, मानव शरीर की पाचन क्रिया किस अंग में पूर्ण होती है? तो मानव शरीर की पाचन क्रिया किस अंग में पूर्ण होती है? तो पूर्ण होती है छोटी आंत में। भोजन का अधिकांश पाचन कहाँ हो रहा है? तो भोजन का अधिकांश पाचन छोटी आंत में। भोजन का पोषक तत्वों का अवशोषण छोटी आंत में, तो छोटी आंत क्या करती है? भोजन का पाचन सबसे ज़्यादा करती है। तो भोजन का पाचन पूर्ण कहाँ हो रहा है? छोटी आंत में पूर्ण हो रहा है। अमाशय में किसका पाचन हो रहा था? तो अभी हमने जाना कि अमाशय में प्रोटीन का पाचन हो रहा था। लीवर में किसका पाचन हो रहा था? तो लीवर में वसा का पाचन हो रहा था, और यही क्या रिलीज कर रहा है? पित्तरस। और छोटी आंत में भोजन का सबसे ज़्यादा पाचन होता है, और यही भोजन का पाचन पूर्ण भी होता है। और बड़ी आंत लास्ट में क्या करता है? जो वेस्ट बचता है उससे नमक को और पानी को अवशोषित कर लेती है बड़ी आंत, और बाकी वेस्ट को शरीर से बाहर निकाल देती है। तो नमक और पानी कहाँ एब्जॉर्ब होता है? बड़ी आंत में। और भोजन का पाचन पूर्ण कहाँ होता है? तो भोजन का पाचन पूर्ण होता है छोटी आंत में। क्लियर? चलिए, तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है कि मुंह में कार्बोहाइड्रेट का पाचन, अमाशय प्रोटीन, छोटी आंत पोषक तत्वों का अवशोषण, बड़ी आंत नमक और पानी का अवशोषण। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं कोई भी चीज़ इतने अच्छे से पढ़ाती हूँ आप सबको, और आप सबसे मेरी कुछ डिमांड रहती है। वो डिमांड क्या है? किसी भी तरह का कोई पेड कोर्स नहीं, सिर्फ इतनी डिमांड कि लाइक और कमेंट करके ये बता दिया करिए कि क्लास कैसी लगी, और ये क्लास आप देख कहाँ से रहे। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि आपके हर सबके कमेंट्स का मैं जवाब दे सकूँ, और मोस्ट ऑफ द टाइम मैं देती भी हूँ जवाब। तो मुझे ये खुशी होती है जब आप ये बताते हैं कि आप ये वीडियो देख कहाँ से रहे हैं, तो वो मुझे मोटिवेट करता है अगले दिन क्लास लेने के लिए। आप सब बोलते हैं कि इस टॉपिक पे क्लास चाहिए, उस टॉपिक पे क्लास आ जाती है। और क्या एक्सेप्टेशन है कि वीडियो को आप शेयर कर देंगे। साइंस देखिए आपके सबके एग्जाम्स में आती है, वनडे एग्जाम हो, साइंस ये NTPC हो, SSC के एग्जाम्स हो, स्टेट PCS हो, साइंस सबका पार्ट। तो जो आपके रिलेटिव्स हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो दोस्त हैं, छोटे भाई बहन हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनको भी वीडियो शेयर कर देना है, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए भी हेल्पफुल है। अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो उनके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल होगा। तो इसलिए उन तक भी शेयर कर दीजिएगा, और लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्लास कैसी लगी और वीडियो देख कहाँ से रहे हैं आप। साबुन का मुख्य घटक होता है। साबुन का मुख्य घटक क्या होता है? बताइए। ऑप्शन है अम्ल, क्षार, फैटी एसिड के सोडियम या पोटेशियम लवण, या ग्लूकोज। बताइए साबुन किससे मिलके बना होता है? बताइए साबुन मिलके किससे बना होता है? तो जो साबुन बनता है वो किससे बनता है? साबुन बनाने में वसा का यूज़ होता है। साबुन बनाने में किसका यूज़ होता है? वसा का यूज़ होता है। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। और वसा में क्या पाया जाता है? जब साबुन बनाने में वसा का यूज़ होता है तो वसा में क्या पाया जाता है, या वसा किससे बनती है? तो वसा किससे मिलके बनती है? फैटी एसिड के सोडियम और पोटेशियम लवणों से मिलके बनती है, और यही लवण साबुन को जल में घुलनशील बनाते हैं। क्लियर? तो साबुन किससे मिलके बनी? साबुन बनाने में किसका यूज़ हुआ? वसा का यूज़ हुआ। वसा किससे मिलकर बनी? फैटी एसिड के सोडियम और पोटेशियम लवणों से मिलकर बनी। और ये लवण क्या करते हैं? ये जो लवण है ये क्या करते हैं? ये लवण ही वसा को पानी में घुलनशील बनाते हैं। तो जब वसा पानी में घुलनशील है तो साबुन भी तो इसीलिए घुल जाती है। साबुन क्यों घुलती है? क्योंकि साबुन बनाने में वसा का उपयोग हुआ है, और वसा चूंकि पानी में घुल जाती है। क्यों घुल जाती है? क्योंकि वसा को बनाने में फैटी एसिड के सोडियम और पोटेशियम लवणों का उपयोग हुआ है, और यही लवण वसा को पानी में घुलनशील बना देते हैं। तो जब वसा पानी में घुलनशील हो रही है तो क्या साबुन पानी में घुलनशील नहीं होगी?
बिल्कुल होगी। तो साबुन का मुख्य घटक कौन सा है, पूछा है कि साबुन का मुख्य घटक कौन सा है। तो साबुन किससे मिलके बनी है, साबुन वसा से मिलकर बनी है। और वसा को बनाने में किसका यूज हो रहा है, वसा को बनाने में फैटी एसिड के सोडियम और पोटेशियम लवणों का यूज हो रहा है। और ये सोडियम और पोटेशियम लवण वसा को क्या बनाते हैं, वसा को पानी में घुलनशील बना देते हैं। तो जब वसा पानी में घुलनशील है और साबुन इसी वसा से मिलके बन रही है, तो साबुन भी पानी में घुलनशील हो जाती है। इसीलिए तो साबुन का मुख्य घटक क्या हो जाएगा, फैटी एसिड के सोडियम और पोटेशियम लवण। मैं एक बार फिर आपको समझा देती हूँ। साबुन बनाने में किसका यूज हुआ, वसा का यूज हुआ। वसा किससे मिलकर बनी, फैटी एसिड के सोडियम और पोटेशियम लवणों से। और ये लवण क्या करते हैं, वसा को पानी में घुलनशील बना देते हैं। जब ये वसा को पानी में घुलनशील बना रहे हैं, तो साबुन भी तो वसा से मिलके बनी, साबुन भी तो वसा से मिलके बनी है। तो जब वसा पानी में घुलनशील है, तो साबुन पानी में घुलनशील नहीं हो जाएगी, बिल्कुल, और इसीलिए साबुन पानी में घुल जाती। तो साबुन का मुख्य घटक क्या हो जाएगा, फैटी एसिड के सोडियम और पोटेशियम लवण। क्लियर, तो याद रखिएगा साबुन का मुख्य घटक क्या है, फैटी एसिड के सोडियम पोटेशियम लवण। साबुन बनाने में किसका यूज होता है, वसा का यूज होता है। और वसा किससे मिलके बनी होती है, फैटी एसिड के सोडियम और पोटेशियम लवणों से। ये लवण चूंकि वसा को पानी में घुलनशील बनाते हैं, इसीलिए साबुन भी घुलनशील होती है पानी में। तो साबुन का मुख्य घटक हो जाएगा फैटी एसिड के सोडियम और पोटेशियम लवण। लिम्फोसाइट्स किसका हिस्सा है, बताइए, लिम्फोसाइट्स किसका हिस्सा है, लिम्फोसाइट्स किसका हिस्सा है। ऑप्शन है आप सभी के सामने, आरबीसी का, प्लेटलेट्स का, डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रक्त कणिकाओं का, और प्लाज्मा का। बताइए किसका हिस्सा है। मैंने आपको बताया था, पहले तो जान लीजिए लिम्फोसाइट्स होता क्या है। लिम्फोसाइट्स क्या है, लिम्फोसाइट्स हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता से संबंधित है, यानी कि इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने से संबंधित है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बूस्टअप करने से संबंधित है। अब आप मुझे ये बताइए कि ये जो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, उन ऑप्शन में रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यून सिस्टम को कौन बढ़ाता है, अभी मैंने बताया है। तो इम्यून सिस्टम को बढ़ाने का काम किसका है, डब्ल्यूबीसी यानी कि श्वेत रक्त कणिकाओं का। तो लिम्फोसाइट्स किससे रिलेट करेगा, श्वेत रक्त कणिकाओं से करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि लिम्फोसाइट्स क्या करता है, अगर आपको ये पता है, देखिए, तो लिम्फोसाइट्स क्या करता है, हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है। और अभी हमने जाना था कि हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कौन कर रहा है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को स्ट्रॉन्ग कौन कर रहा है, डब्ल्यूबीसी। तो जब लिम्फोसाइट्स इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर रहा है, तो ये किससे रिलेट करेगा, डब्ल्यूबीसी से रिलेट करेगा, सीधी सी बात है। और आरबीसी को हमने क्या जाना था, आरबीसी को किस नाम से जाना था, तो आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स के रूप में जाना था। और ये आरबीसी क्या कर रहा था, आरबीसी हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का परिवहन कर रहा था, ऑक्सीजन का परिवहन कर रहा था। और इनका जीवन काल कितना हो रहा था, इनका जीवन काल 120 दिन का। प्लेटलेट्स क्या कर रही थी, प्लेटलेट्स को जाना जा रहा था थ्रोम्बोसाइट्स के रूप में। किस रूप में जाना जा रहा था इनको, थ्रोम्बोसाइट्स के रूप में। और ये प्लेटलेट्स का क्या काम था, रक्त का थक्का जमाने का काम कर रही थी, थक्का जमाने का काम कर रही थी। प्लाज्मा क्या होता है, ब्लड का एक तरल भाग होता है, ब्लड में एक तरल भाग होता है जिसकी 92% भाग पे पानी होता है, सिर्फ 92% भाग पर पानी होता है। प्रोटीन्स इसी प्लाज्मा में पाए जाते हैं, हार्मोन्स इसी प्लाज्मा में पाए जाते हैं। क्लियर, तो आप सिर्फ ये जानिए कि लिम्फोसाइट्स पूछा है, और लिम्फोसाइट्स का काम आपको अब पता चल गया है कि बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना। तो आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कौन करता है, लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट्स किससे संबंधित हो जाएगा, उसी चीज से जो सेम काम करेगा। तो सेम काम किसका है, डब्ल्यूबीसी का। बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना डब्ल्यूबीसी का काम है, तो लिम्फोसाइट्स किससे संबंधित हो जाएगा, डब्ल्यूबीसी से। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जरूर याद रखिएगा, आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स के रूप में जाना जाता है और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स के रूप में। ये सवाल पूछा जाता है। क्लियर, चलिए आगे बढ़िए। एड्स का पूरा नाम क्या है, बताइए, एड्स का पूरा नाम क्या है, एड्स का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन है आप सबके सामने, एक्यूट इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यून डिसीज सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एडवांस इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एग्जाम हॉल में तो इतने क्लोज दे देता है फुल फॉर्म्स कि आप खुद कंफ्यूज हो जाते हैं, भले आपने लास्ट करोड़ों बार पढ़ा हो। तो एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। और ये किस वायरस के कारण होता है, HIV वायरस के कारण होता है। HIV वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है, बताइए, जो HIV वायरस है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। HIV वायरस का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस।
ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, तो ये भी याद रखना है कि एड्स किसके कारण होता है, HIV वायरस के कारण होता है। और HIV वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। हर साल एड्स दिवस कब मनाया जाता है, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि हर साल जो एड्स दिवस है वो कब मनाया जाता है, एड्स दिवस कब मनाया जाता है बताइएगा। और एड्स की जांच करने के लिए कौन सा टेस्ट होता है वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि एड्स की जांच करने के लिए किस टेस्ट को करवाया जाता है और एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो एड्स का फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, और ये किस वायरस के कारण होता है, HIV वायरस के कारण। HIV वायरस का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। क्लियर, तो याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म, और HIV वायरस के कारण होता है। एड्स डे कब मनाया जाता है आप बताइए, और HIV वायरस की पुष्टि के लिए किस टेस्ट को कराया जाता है। मैं लास्ट में भी बता दूंगी आंसर हालांकि आपको, लेकिन पता है तो मुझे बताइएगा। वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन कहाँ से रिलीज होते हैं, ग्रोथ हार्मोन कहाँ से रिलीज होते हैं, पीनियल ग्रंथि से, थाइमस से, पिट्यूटरी ग्रंथि से, थायराइड से। तो बताइए जो ग्रोथ हार्मोन से कहाँ से रिलीज होते हैं, ग्रोथ हार्मोन यानी कि वृद्धि हार्मोन रिलीज होते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि से, जिसे कहा जाता है मास्टर ग्रंथि। तो मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, पिट्यूटरी ग्रंथि को, और यही क्या रिलीज करते हैं, यही वृद्धि हार्मोन रिलीज करते हैं। तो वृद्धि हार्मोन यानी कि ग्रोथ हार्मोन कहाँ से रिलीज होते हैं, तो ग्रोथ हार्मोन भी इसी पिट्यूटरी ग्रंथि से रिलीज होते हैं। क्लियर। दूसरी चीज, ये पिट्यूटरी ग्रंथि और क्या काम करती है, तो ये प्रजनन कार्यों को भी नियंत्रित करती है, ये प्रजनन हार्मोन्स को भी नियंत्रित करती है, या प्रजनन जो कार्य हैं उनको भी नियंत्रित करने का काम करती है। तो ये सवाल भी पूछा जाता है कि ये क्या काम करती है पिट्यूटरी ग्रंथि। तो पिट्यूटरी ग्रंथि प्रजनन कार्यों को भी नियंत्रित करने का काम करती है, या प्रजनन हार्मोन्स को भी नियंत्रित करने का काम करती है। ग्रोथ हार्मोन्स कहाँ से रिलीज होते हैं आपकी बॉडी के, तो इसी पिट्यूटरी ग्रंथि से। मास्टर ग्रंथि भी इसी पिट्यूटरी ग्रंथि को कहा जाता है। पीनियल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, एक बहुत छोटी सी ग्रंथि होती है पीनियल ग्रंथि, जो आपके मस्तिष्क में पाई जाती है, और ये आपकी नींद को नियंत्रित करती है, यानी कि सोने और जागने की जो प्रोसेस होती है उसको नियंत्रित करती है। सोने जागने को नियंत्रित करने का काम किसका होता है, पीनियल ग्रंथि का होता है। थाइमस कहाँ पाई जाती है, आपके हृदय के सामने जो आपकी छाती होती है यानी कि चेस्ट होती है, वहाँ पे पाई जाती है। जो आपका हृदय है या छाती है वहाँ पे पाई जाती है। थायराइड ग्रंथि आप सबको पता है, आप सबका ये जो गला है इस गले के सामने थायराइड ग्रंथि पाई जाती है। क्लियर। तो जब ऑप्शंस दिए हुए हैं तो सबके बारे में जान लीजिए कि वृद्धि हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, वृद्धि हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि रिलीज करती है, जिसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि को ही प्रजनन कार्यों के नियंत्रण के लिए भी जाना जाता है, तो प्रजनन कार्यों का नियंत्रण इसी पिट्यूटरी ग्रंथि से होता है। पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाने वाली एक छोटी सी ग्रंथि है जो आपके सोने और जागने की प्रोसेस को नियंत्रित करती है। थाइमस ग्रंथि आपकी छाती के सामने पाई जाती है, यानी कि जो हृदय है उसके चेस्ट के सामने पाई जाती है, और थायराइड ग्रंथि आपके गले के यहाँ पे सामने होती है। क्लियर। तो याद रखिएगा वृद्धि हार्मोन कहाँ से रिलीज हो रहे हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि से, इसी को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। आ जाएगा कि आपके सोने और जागने की प्रोसेस कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है, तो पीनियल ग्रंथि नियंत्रित करती है, जो आपके मस्तिष्क में होती है। आपके चेस्ट के सामने कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, हृदय के सामने छाती में कौन सी पाई जाती है, तो वो कौन सी ग्रंथि है, वो थाइमस ग्रंथि है। क्लियर। तो इतनी चीजें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। चलिए, सोने जागने को, नींद और जागने को पीनियल ग्रंथि नियंत्रित करती है। तो जब ऑप्शन दिए ही हुए हैं तो हमारा इनको पढ़ना परम कर्तव्य माना जाता है, और पढ़ना ही चाहिए जब ऑप्शन में दिया हुआ है। क्या पता क्या पूछ ले आपके एग्जाम में। महिलाओं में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन किसके द्वारा रिलीज होते हैं, जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होते हैं महिलाओं में वो किसके द्वारा रिलीज होते हैं, थायराइड, ओवरी, यकृत, अग्नाशय। अग्नाशय को ही पैंक्रियाज बोलते हैं, ओवरी को अंडाशय बोला जाता है। तो महिलाओं में प्रोजेस्टेरॉन क्या होता है, महिलाओं में जो प्रोजेस्टेरॉन होता है वो एक तरह का प्रजनन हार्मोन होता है। कैसा हार्मोन होता है, प्रजनन हार्मोन होता है, और ये कहाँ से रिलीज होता है, तो ये ओवरी से रिलीज होता है। कहीं कहीं इसे हिंदी में भी लिखा होता है अंडाशय, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो प्रोजेस्टेरॉन क्या है, प्रोजेस्टेरॉन एक तरह का प्रजनन हार्मोन है, और ये क्या रिलीज करती है, यही ओवरी रिलीज करती है, जिसे अंडाशय के नाम से ही जाना जाता है। और मैंने आपको बताया था कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका महिलाओं में पाई जाती है, यही ओवरी होती है। और इसी ओवरी में महिलाओं के जो भ्रूण के लिए आवश्यक पोषक तत्व जो होते हैं विद्यमान होते हैं। तो भ्रूण के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, पोषक तत्व वो कहाँ विद्यमान होते हैं, वो इसी ओवरी में विद्यमान होते हैं। ये सवाल पूछा गया सवाल है
कि जो भ्रूण होता है, यानी कि जो आप गर्भाधारण के दौरान जो भ्रूण पनपता है, तो भ्रूण के लिए आवश्यक पोषक तत्व कहाँ पाए जाते हैं, तो ओवरी में पाए जाते हैं, अंडाशय में पाए जाते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका मानी जाती है ओवरी को, जो महिलाओं में पाई जाती है। ये प्रजनन हार्मोन है और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को रिलीज कौन करती है, तो ओवरी रिलीज करती है। तो इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और ये प्रजनन हार्मोन्स किस चीज़ के लिए होता है, तो प्रजनन हार्मोन आप सबको पता है कि महिलाओं में क्या होते हैं, जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होते हैं, मासिक चक्र होते हैं, गर्भाधारण की प्रोसेस होती है, तो उन सबके में यही हार्मोन सहायक होते हैं। तो प्रजनन हार्मोन क्या करते हैं, महिलाओं में जो मासिक चक्र होता है उसको नियंत्रित करने का काम करते हैं, जो गर्भाधारण की प्रोसेस होती है उसको नियंत्रित करने का काम करते हैं। क्लियर। तो महिलाओं में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन मासिक चक्र, गर्भाधारण की प्रक्रिया, प्रजनन कार्यों की क्रिया को नियंत्रित करने का काम कहाँ से रिलीज हो रहा है, प्रोजेस्टेरॉन ओवरी से रिलीज हो रहा है। भ्रूण के लिए आवश्यक पोषक तत्व कहाँ मिल रहे हैं, ओवरी में ही मिल रहे हैं। क्लियर। तो इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़िए। एक समान त्वरित गति में कौन सा समीकरण सही है, एक समान त्वरित गति के लिए कौन सा समीकरण सही है। ऑप्शन दिए गए हैं, v इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इक्वल टू यू टी प्लस एटी, v इक्वल टू यू माइनस एटी और s इक्वल टू यू टी प्लस 1/80 स्क्वायर। तो ये होता है गति का पहला नियम, गति का पहला समीकरण, गति का फर्स्ट समीकरण इसे कहा जाता है। और इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है गति का सेकंड समीकरण, गति का सेकंड यानी कि दूसरा समीकरण। अब आप मुझे क्वेश्चंस पढ़ के बताइए कि एक समान त्वरित गति में कौन सा समीकरण सही है। बताइए, एक समान त्वरित गति में कौन सा समीकरण सही है। तो एक समान त्वरित गति के लिए कौन सा समीकरण है, एक समान त्वरित गति के लिए सही है v इक्वल टू यू प्लस एटी, गति का पहला समीकरण। तो कभी सवाल आ जाए कि निम्नलिखित में से गति का पहला समीकरण कौन सा है, तो समीकरण याद रखना है v इक्वल टू यू प्लस एटी। आ जाए कि निम्नलिखित में से गति का सेकंड समीकरण कौन है, तो समीकरण याद रखना है s इक्वल टू यू टी प्लस 1/280 स्क्वायर। ये भी याद रखना है, पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से गति का पहला समीकरण कौन है, निम्नलिखित में से गति का दूसरा समीकरण कौन है, तो ये याद रखना है। दूसरा, एक समान त्वरित गति, तो एक समान त्वरित गति के लिए क्या है, तो एक समान त्वरित गति, एक समान त्वरित गति, तो एक समान त्वरित गति के लिए कौन सा समीकरण है, तो एक समान त्वरित गति के लिए है v इक्वल टू यू प्लस एटी। ये बिल्कुल ध्यान में रखना है और इसे ही गति का पहला समीकरण भी कहा जाता है। तो एक समान त्वरित गति का समीकरण क्या है, v इक्वल टू यू प्लस एटी। अब आपको एग्जाम हॉल में अगर ये सवाल दिखेगा और अगर आप ये देखेंगे v इक्वल टू यू प्लस एटी, तो आप इसको तुरंत करके आएंगे कि हमने पढ़ा है। ये होता है विजुअलाइजेशन का कमाल। जब आप इसको देखते हैं, किसी चीज़ को विजुअलाइज करते हैं, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ बैठती है। इसी वजह से कहते हैं कि जब एग्जाम हॉल में जाओ तो जो फर्स्ट आंसर क्लिक होता है मैक्सिमम टाइम वही सही होता है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को विजुअलाइज करके पढ़ते हैं, बार बार मैं बोल रही हूँ तो वो साउंड आपके दिमाग में जा रहा है, तो वो चीज़ बैठती है आपके दिमाग में। तो गति का पहला समीकरण है v इक्वल टू यू प्लस एटी, गति का दूसरा समीकरण है s इक्वल टू यू टी प्लस 1/80 स्क्वायर। तो पूछ ले कि गति का सेकंड समीकरण निम्नलिखित में से क्या है, तो ये समीकरण याद रखना है कि ये गति का दूसरा समीकरण पूछ सकता है। गति का निम्नलिखित में से पहला समीकरण कौन है, तो याद रखना है। और एक समान त्वरित गति का उदाहरण क्या है, तो एक समान त्वरित गति का समीकरण है v इक्वल टू यू प्लस एटी, जो गति का पहला समीकरण भी कहलाता है। क्लियर। चलिए आगे बढ़िए। न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है, मुझे बताने की ज़रूरत है क्या कि न्यूटन का पहला नियम क्या है। बताइए, न्यूटन के 3 नियम हैं और न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है, ये मुझे बताने की ज़रूरत है क्या आप सभी को कि किससे संबंधित है। न्यूटन ने 3 नियम दिए। पहला नियम न्यूटन ने दिया, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर अवस्था में रहेगी, कोई वस्तु गतिमान है तो वो गतिमान अवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाहुबल आरोपित ना किया जाए। आप जहाँ पढ़ रहे होंगे बैठ के, वहाँ गेट लगा होगा, या तो गेट बंद होगा या तो गेट खुला होगा। यदि आप जाके गेट को खोलेंगे नहीं, तो क्या वो गेट खुलेगा, या यदि वो खुला हुआ है तो जाके आप बंद नहीं करेंगे तब तक वो बंद होगा। यही कहलाता है न्यूटन का पहला नियम कि कोई वस्तु अगर स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर रहेगी, गतिशील अवस्था में है तो गतिशील रहेगी, जब तक कि उस पर आप बाहुबल आरोपित ना करें। यदि गेट खुला है तो उसको बंद करने के लिए आपको पुश करना पड़ेगा, और यदि गेट बंद है तो उसको खोलने के लिए उसे आपको बाहर की तरफ खींचना पड़ेगा। यही कहलाता है जड़त्व का नियम, यही कहलाता है जड़त्व का नियम। और यही क्या कहलाता है, न्यूटन का गति का पहला नियम, न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। तो न्यूटन का पहला नियम क्या कहलाता है, जड़त्व का नियम। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर अवस्था में रहेगी, जड़त्व अवस्था में ही रहेगी। कोई स्थिर है तो वो स्थिर अवस्था में ही रहेगी, जड़त्व अवस्था में ही रहेगी, जब तक कि आप उस पर कोई बाहुबल ना लगाएं। और न्यूटन का सेकंड नियम क्या कहता है, न्यूटन का सेकंड नियम है F इक्वल टू ma।
न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर क्या होती है? विपरीत प्रतिक्रिया। जैसे रॉकेट का उड़ना, रॉकेट जब ऊपर की तरफ जाता है तो नीचे की तरफ फ्यूल जब आता है तब वो विपरीत साइड में ऊपर की तरफ रॉकेट उठता है। तो ये न्यूटन के 3 नियम आपको याद रखने हैं। न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है? जड़त्व के नियम से संबंधित है। और न्यूटन किसका एसआई मात्रक है? बताइए, किस यूनिट का एसआई मात्रक है न्यूटन? विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा किस दिशा में होती हैं? बताइए, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा किस दिशा में होती हैं? ऋणात्मक से धनात्मक, धनात्मक से ऋणात्मक, वृत्ताकार या अनियमित? तो याद रखिएगा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा धनात्मक आवेश में उत्पन्न होती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा कहाँ उत्पन्न होती हैं? तो याद रखिएगा, धनात्मक आवेश से उत्पन्न होती हैं। धनात्मक आवेश से उत्पन्न होती और कहाँ जाती हैं? ये हमेशा धनात्मक आवेश से उत्पन्न होती हैं और कहाँ जाती हैं? ऋणात्मक आवेश की ओर समाप्त हो जाती हैं। धनात्मक आवेश से उत्पन्न होती हैं और कहाँ जाके समाप्त हो जाती हैं? ऋणात्मक आवेश की ओर जाके समाप्त हो जाती हैं। ऋणात्मक आवेश की ओर ये समाप्त हो जाती हैं। तो ये बात आपको याद रखना है। क्लियर? तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा कहाँ से उत्पन्न होती हैं? धनात्मक आवेश से उत्पन्न होती हैं और ऋणात्मक आवेश की ओर समाप्त हो जाती हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पढ़िए, हमने जाना कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनात्मक आवेश से उत्पन्न होकर ऋणात्मक की ओर समाप्त हो रही हैं। तो कहाँ से चलेंगी? धनात्मक से ऋणात्मक। तो कहाँ से कहाँ की ओर चलेंगी? ये धनात्मक से ऋणात्मक की ओर चलेंगी। क्यों? क्योंकि ये धनात्मक से उत्पन्न हो रही हैं, धनात्मक से उत्पन्न हो रही हैं और समाप्त कहाँ हो रही हैं? समाप्त हो रही हैं ऋणात्मक की ओर। एक और पूछा जाता है कि किस विभव से किस विभव क्षेत्र की ओर चलती हैं? विद्युत क्षेत्र रेखाएं किस विभव क्षेत्र से किस विभव क्षेत्र की ओर चलती हैं? तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं उच्च विभव क्षेत्र से निम्न विभव क्षेत्र की ओर चलती हैं। ये याद रखना है, उच्च विभव क्षेत्र से निम्न विभव क्षेत्र की ओर चलती हैं। निम्न विभव क्षेत्र की ओर चलती हैं। क्लियर? इतनी चीजें आपको याद रखनी है विद्युत क्षेत्र रेखाओं से रिलेटेड, कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न किस आवेश में हो रही हैं? धनात्मक आवेश में। खत्म कहाँ हो रही हैं? ऋणात्मक आवेश में। तो ये किस दिशा से किस दिशा की ओर चलेंगी? धनात्मक से उत्पन्न हो रही हैं और ऋणात्मक में जाके समाप्त हो रही हैं। तो उत्पन्न कहाँ है? उत्पन्न कहाँ हो रही हैं? ये धनात्मक आवेश से उत्पन्न हो रही हैं और ऋणात्मक में जाके क्या हो रही हैं? ऋणात्मक में जाके समाप्त हो रही हैं। अब देख लेते हैं ये किस विभव क्षेत्र से किस विभव क्षेत्र की ओर चलती है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं उच्च विभव क्षेत्र से निम्न विभव क्षेत्र की ओर चलती हैं। तो अब आपको समझ में आ गया कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो कहाँ से उत्पन्न हो रही हैं? धनात्मक आवेश से। समाप्त कहाँ हो रही हैं? ऋणात्मक आवेश में। किस विभव क्षेत्र से किस विभव क्षेत्र की ओर चल रही हैं? तो उच्च विभव क्षेत्र से निम्न विभव क्षेत्र की ओर चल रही हैं। सवाल पूछा था कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं किस दिशा में चलती हैं? तो किस दिशा में चलती हैं? धनात्मक से उत्पन्न होकर ऋणात्मक में समाप्त हो रही हैं, तो धनात्मक से ऋणात्मक की ओर चलें। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। मस्तिष्क किस अंग प्रणाली का भाग है? आपका जो मस्तिष्क है वो किस अंग प्रणाली का भाग है? बताइए, जो आपका मस्तिष्क है वो किस अंग प्रणाली का भाग है? ऑप्शन है आप सबके सामने, पाचन तंत्र, नर्वस सिस्टम, रक्त परिसंचरण प्रणाली, उत्सर्जन प्रणाली। ये मुझे बताने की जरूरत है क्या कि आपका जो ये मस्तिष्क है वो किसका पार्ट है? आपके नर्वस सिस्टम का पार्ट है। आपके नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र का पार्ट है। और ये नर्वस सिस्टम क्या काम करता है? आपकी बॉडी में संदेश पहुंचाने का काम करता है या संदेश वाहक का काम करता है। तो आपका जो मस्तिष्क है वो किसका पार्ट है? आपके नर्वस सिस्टम का पार्ट है। और ये नर्वस सिस्टम क्या काम करता है? पूरी बॉडी में संदेश वाहक के रूप में काम करता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़िए। जैविक वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बताइए, जैविक वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन है आप सबके सामने, प्राणियों की गिनती करना, जीवों को नाम देना, जीवों को समझने के लिए समूहों में बांटना, या वनस्पति उगाना। देखिए, जैविक वर्गीकरण इसलिए किया जाता है कि एक ही कैटेगरी के जीव हैं उनको एक कैटेगरी में बांट दिया जाए। क्यों? ताकि उनका नामकरण आसानी से किया जा सके। क्यों बांटा जाता है? ताकि उनका नामकरण किया जा सके आसानी से। दूसरा, उनके गुणों का अध्ययन किया जा सके। अगर आप 4 जीवों को एक ही कैटेगरी में आपने डाल दिया, तो अगर आपने एक जीव का अध्ययन कर लिया है तो आपको 4 जीवों के गुणों के अध्ययन का पता चल जाएगा। जैसे मान लीजिए मनुष्य है, मनुष्य की कैटेगरी क्या है? होमोसेपियंस। तो अगर किसी भी किसी होमोसेपियंस के बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में आपने जानकारी प्राप्त कर ली, तो होमोसेपियंस कैटेगरी में जितने भी प्राणी होंगे, जितने भी मनुष्य होंगे, आपको उन सब के बारे में जानकारी मिल गई।
मिल गई। तो आपको सबको अलग अलग जाके अध्ययन सबकी बॉडी का नहीं करना है। इसी तरीके से जैविक वर्गीकरण क्यों जरूरी होता है, बांटना क्यों जरूरी होता है, ताकि जीवों को समझने के लिए उन्हें समूहों में बांटा जा सके। और समूहों में क्यों बांटा जा सके, ताकि उन्हें एक अलग से नाम दिया जा सके, उन्हें एक अलग समूह में बांट के उनके गुणों का आसानी से अध्ययन किया जा सके। जैसे मनुष्य होमोसेपियंस में आते हैं, अब पूरी दुनिया भर में कितने मनुष्य हैं, मान लीजिए अरबों हैं, करोड़ों हैं, तो अब सारे मनुष्यों के बारे में अलग अलग जाके तो नहीं जानकारी प्राप्त की जा सकती। तो जीवों का वर्गीकरण कर दिया जाता है कि होमोसेपियंस ग्रुप में किसे रख दिया जाए, मनुष्यों को। तो किसी भी एक मनुष्य का बॉडी स्ट्रक्चर उठाओ, उसका अध्ययन करो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मनुष्यों की बॉडी में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, मनुष्यों की बॉडी कैसे काम करती है, मनुष्यों की बॉडी में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो जैविकों का वर्गीकरण, जीवों का वर्गीकरण क्यों ज़रूरी है, ताकि जीवों को समझने के लिए उन्हें समूहों में बांटा जा सके, ताकि उनका नामकरण आसानी से हो सके और उनके गुणों का अध्ययन भी आसानी से हो सके। जैसे मैंने आपको बताया कि केचुए को किस में बांटा गया, एनेलिडा संघ में। तो जब केचुआ एनेलिडा संघ का पार्ट है, तो केचुए में कौन से गुण पाए जाएंगे, उस एनेलिडा संघ में जितने भी प्राणी होंगे उन सभी प्राणियों के समान ही गुण केचुए में भी पाए जाएंगे, क्योंकि केचुए को किस में बांटा गया है, केचुओं को किस समूह में बांटा गया है, एनेलिडा समूह में, तो एनेलिडा संघ में। तो एनेलिडा समूह या संघ में जितने जीव हैं वो सभी के गुण एक समान होंगे। तो जीवों का वर्गीकरण क्यों जरूरी होता है, जीवों को समझने के लिए, समूहों में बांटने के लिए, ताकि उनका नामकरण किया जा सके और उनके गुणों का आसानी से अध्ययन किया जा सके। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, समझने के लिए उन्हें समूहों में बांटना। जैविक वर्गीकरण का उद्देश्य क्या है, जीवों को समझने के लिए उन्हें समूहों में बांटना। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। एसआई पद्धति में बल का मात्रक क्या है, एक एसआई मात्रक जरूर आने वाला है आपके एग्जाम में, और बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमसे तो आता है, और जब हमसे आता है रिवीजन नहीं होता है तो एग्जाम हॉल में गलतियां होती हैं। तो 2 सेकंड दे के पढ़ लेना चाहिए। तो बल का एसआई मात्रक क्या है बताइए, ग्राम है, किलोग्राम है, न्यूटन है, डायन, बताइए बल का एसआई मात्रक क्या है, तो बल का एसआई मात्रक है न्यूटन। क्लियर, ग्राम क्या है, ग्राम क्या है, पहले किलोग्राम बताइए, किलोग्राम क्या है, किलोग्राम द्रव्यमान का एसआई मात्रक, द्रव्यमान का एसआई मात्रक। अब हम पढ़ेंगे एसआई मात्रक नहीं, अब हम पढ़ेंगे इकाइयों के बारे में। तो पहले तो 2 चीज़ें जानिए कि न्यूटन किसका एसआई मात्रक है, न्यूटन बल का एसआई मात्रक है। दूसरा किलोग्राम है, तो किलोग्राम क्या है, किलोग्राम द्रव्यमान का एसआई मात्रक है। क्लियर, ग्राम क्या है और डायन क्या है, ग्राम द्रव्यमान की इकाई। मैंने इसलिए इसे रखा क्योंकि पहले हम एसआई मात्रक पढ़ लेते हैं फिर इकाई पढ़ लेते हैं। तो ग्राम क्या है, ग्राम द्रव्यमान की इकाई है, और डायन क्या है, डायन बल की इकाई। क्लियर, तो ये याद रखिएगा आप सब, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि न्यूटन क्या है, न्यूटन बल का एसआई मात्रक है, किलोग्राम द्रव्यमान का एसआई मात्रक है, ग्राम द्रव्यमान की एक इकाई है, द्रव्यमान की एक इकाई है, और डायन, डायन क्या है, ये बल की एक इकाई। क्लियर, तो इतनी चीज़ें आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। अगर पूछ ले निम्नलिखित में से बल की एक इकाई क्या है, तो आपको पता चल गया कि बल की एक इकाई डायन, इकाई और एसआई मात्रक में अंतर है। क्लियर, तो पूछा क्या था, बल का एसआई मात्रक, तो बल का एसआई मात्रक है न्यूटन। द्रव्यमान का पूछ लेता है एसआई मात्रक, तो द्रव्यमान का है किलोग्राम। ग्राम क्या है, द्रव्यमान की इकाई, और डायन क्या है, बल की इकाई। क्लियर, चलिए आगे बढ़िए। HIV एड्स की पुष्टि के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, बताइए HIV एड्स की पुष्टि के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। ये वाला सवाल मैंने पूछा था ना आपसे कि बताइए HIV एड्स दिवस कब मनाया जाता है और HIV वायरस की पुष्टि के लिए कौन सा टेस्ट होता है। ऑप्शन है एलिसा, वाइडल, VVR, HbA1c। तो बताइए HIV वायरस की पुष्टि के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, एलिसा परीक्षण किया जाता है। ये एक तरह का एंटीबॉडी परीक्षण होता है, एंटीबॉडी परीक्षण होता है, स्क्रीनिंग टेस्ट होती है इसमें ये पता चलता है कि जो आपका वायरस है वो किस प्रकृति का है, किस प्रकार का है, तभी तो उसका इलाज आप कर सकेंगे जब आपको वायरस की प्रकृति का पता होगा कि वायरस किस प्रकृति का है। तो HIV वायरस के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, एलिसा, ये एक तरह का एंटीबॉडी परीक्षण है, इसमें स्क्रीनिंग टेस्ट भी होता है। वाइडल किसके लिए होता है, तो वाइडल टाइफाइड की बुखार का पता लगाने के लिए होता है, टाइफाइड की बुखार का। तो ये सवाल भी पूछा जाता है कि टाइफाइड की बुखार का टेस्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, वाइडल। और ये HbA1c शायद डायबिटिक जो रोग होते हैं, जो डायबिटिक लोग होते हैं उनका चेकअप करने के लिए होता है। क्लियर, तो याद रखिएगा कि HIV वायरस के लिए किसका परीक्षण किया जाता है, HIV वायरस के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। और ये क्या करता है, ये एक तरह का एंटीबॉडी परीक्षण है, इसमें स्क्रीनिंग टेस्ट होता है कि जो वायरस है वो किस प्रकृति का है। और वाइडल में किसका होता है टेस्ट, तो वाइडल में किस चीज़ की टेस्टिंग होती है, तो टाइफाइड की बुखार का पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है।
और HbA1c किसके लिए होता है? डायबिटिक लोगों के लिए ये टेस्ट किया जाता है। जरूरी नहीं है HIV ही पूछ लेगा कि टाइफाइड बुखार का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। टाइफाइड बुखार का पता लगाने के लिए वाइडल टेस्ट किया जाता है। डायबिटिक लोगों को जो टेस्ट दिया जाता है वो कौन सा होता है? HbA1c। और HIV के लिए, HIV वायरस के लिए, HIV के लिए एलिसा। तो ये याद रखिएगा, HIV के लिए एलिसा टेस्ट होता है, टाइफाइड बुखार के लिए वाइडल टेस्ट होता है, HbA1c डायबिटिक लोगों के लिए होता है। तो HIV पूछा था तो HIV के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? एलिसा। क्लियर? चलिए तो थोड़ा सा याद रखिएगा ये। श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन का परिवहन रक्त में किसके माध्यम से होता है? बॉडी में ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है, हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन का परिवहन किसके माध्यम से होता है? ऑप्शन दिया गया है आप सबके सामने, ल्यूकोसाइट्स, हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा, एंजाइम। तो ऑक्सीजन का परिवहन ब्लड में कौन करता है? तो ब्लड में ऑक्सीजन का परिवहन होता है हीमोग्लोबिन के द्वारा। मैंने क्या बताया था? ब्लड में आपके ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? RBC। और RBC में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन के माध्यम से ही हमारी बॉडी में किसका परिवहन होता है? हीमोग्लोबिन के माध्यम से ही हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का परिवहन होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्लियर? और ल्यूकोसाइट्स के रूप में किसे जाना जा रहा था? बताइए कमेंट करके। मैंने बार बार बताया है, ल्यूकोसाइट्स के रूप में किसे जाना जाता है? WBC, RBC, प्लेटलेट्स। बताइएगा कमेंट करके किसे जाना जाता है? तो हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में रक्त का परिवहन करने का, ऑक्सीजन का परिवहन करने का काम करता है हमारे ब्लड में, हीमोग्लोबिन। अगला है, बोर का परमाणु मॉडल किस प्रकार के ऑर्बिट्स का उपयोग करता है? जो बोर का परमाणु मॉडल है वो किस प्रकार की कक्षा का उपयोग करता है? अनिश्चित, निश्चित और स्थिर, आयताकार, अंडाकार। बोर का परमाणु मॉडल कहता है कि किसी भी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसी भी परमाणु की कक्षा में, बाहरी कक्षा में एक निश्चित दूरी पर लगातार चक्कर लगा रहे होते हैं बिना ऊर्जा खोए। तो ये कक्षा कैसी है? तो ये जो कक्षा होती है बोर के अनुसार वो कैसी होती है? निश्चित और स्थिर कक्षा होती है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे चक्कर लगा रहे हैं? एक निश्चित और स्थिर ऊर्जा स्तर में लगातार एक निश्चित दूरी पर बिना ऊर्जा खोए चक्कर लगा रहे हैं, और यही कहलाता है बोर का परमाणु मॉडल। तो बोर का परमाणु मॉडल क्या कहता है? बोर का परमाणु मॉडल ये कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन है किसी भी परमाणु के नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या कर रहे हैं? स्थिर ऊर्जा स्तरों में लगातार बिना ऊर्जा खोए एक निश्चित दूरी पे लगातार परिक्रमा कर रहे हैं, लगातार चक्कर लगा रहे हैं एक निश्चित ऊर्जा स्तर पे। तो ये जो कक्षा है वो कैसी है? ये जो इलेक्ट्रॉन्स जिस कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं वो कक्षा कैसी है? वो एक निश्चित कक्षा है और स्थिर कक्षा है। तो यही कहलाता है बोर का परमाणु मॉडल, कि किसी भी परमाणु के, ये नाभिक है परमाणु का, इस नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन हैं वो किस ऊर्जा स्तर में लगातार चक्कर लगा रहे हैं? एक निश्चित और स्थिर ऊर्जा स्तर में चक्कर लगा रहे हैं। तो ये ऊर्जा स्तर, ये ऊर्जा कैसी है? निश्चित और स्थिर ऊर्जा स्तर है, और इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए एक निश्चित दूरी पर लगातार इलेक्ट्रॉन के नाभिक के चारों ओर अपनी कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं, और यही कहता है बोर का परमाणु मॉडल। तो कैसी कक्षा है ये? निश्चित और स्थिर कक्षा है, और इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए निश्चित दूरी पर लगातार घूम रहे होते हैं, चक्कर लगा रहे होते हैं, और यही कहलाता है बोर का परमाणु मॉडल। क्लियर? तो कैसी कक्षा हो जाएगी? निश्चित और स्थिर ऊर्जा कक्षा हो जाएगी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। मांसपेशियों का वो भाग जो शरीर में मांसपेशियों की गति को नियंत्रित करता है वो कौन सा है? मस्तिष्क का वो भाग जो मांसपेशियों की गति को नियंत्रित करता है। शरीर में जो हमारी मांसपेशियां पाई जाती हैं, मांसपेशियों का क्या काम होता है? शरीर को गति प्रदान करना। मांसपेशियां क्या काम करती हैं? शरीर को गति प्रदान करने का काम करती हैं। तो ये जो कह रहा है कि मांसपेशियों की गति को कौन सा नियंत्रित करता है? सेरिब्रम, मिड ब्रेन, सेरिबेलम, मेडुला। तो सेरिबेलम होता है जो क्या करता है? जो मांसपेशियों की गति को नियंत्रित करता है। मांसपेशियों की गति को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? तो मांसपेशियों की गति को नियंत्रित करने का काम, याद रखना है आपको, कौन करता है? सेरिबेलम करता है। तो मांसपेशियों की गति किसके द्वारा नियंत्रित होती है? सेरिबेलम द्वारा। एक सवाल पूछा गया था कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो सेरिब्रम। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरिब्रम। हम जब कोई नई चीज सीखते हैं, हमारे शरीर की जो याददाश्त होती है, सीखने की क्षमता होती है, वो सब किससे नियंत्रित होती है? वो इसी सेरिब्रम से नियंत्रित होती है, और ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कहलाता है। और ये सवाल पूछा जाता है कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरिब्रम। हमारे सीखने, समझने, याददाश्त, ये सब क्षमताएं कहाँ के लिए कौन जिम्मेदार होता है? यही सेरिब्रम जिम्मेदार होता है।
और मांसपेशियों की गति किसके द्वारा नियंत्रित होती है, तो सेरिबेलम द्वारा नियंत्रित होती है। तो इतनी चीज़ें आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। क्लियर? ये मेडुला, हाँ ये मेडुला, ये हृदय की गति को और ब्लड प्रेशर को, रक्तचाप को, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने का काम करता है। तो इसको भी जाने रहिए जब ऑप्शन में दिया ही हुआ है। क्लियर? तो याद रखिएगा कि मस्तिष्क के भाग के बारे में आपको यहाँ पे कई सारी चीज़ें पता चल रही हैं कि मांसपेशियों की गति को कौन नियंत्रित कर रहा है, तो मांसपेशियों की गति को सेरिबेलम नियंत्रित कर रहा है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या कहलाता है, तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम कहलाता है। हमारे सोचने, समझने, कुछ नई चीज़ सीखने या हमें याददाश्त के लिए कौन सा भाग जिम्मेदार होता है मस्तिष्क का, तो यही सेरिब्रम वाला भाग जिम्मेदार होता है। किसी भी नई चीज़ को सीखना है, याद रखना है, याददाश्त के लिए सेरिब्रम जिम्मेदार है। और हमारी बॉडी में जो हार्ट बीट होती है, ब्लड प्रेशर होता है, रक्तचाप, उसको नियंत्रित कौन करता है, तो ये मेडुला नियंत्रित करता है। क्लियर? ये भी मस्तिष्क का ही एक भाग। तो ये भी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो मस्तिष्क की मांसपेशियों की गति नियंत्रित होती है सेरिबेलम द्वारा, सबसे बड़ा भाग है सेरिब्रम, और मेडुला हृदय गति और ब्लड प्रेशर नियंत्रित कर रहा है। पूछा था मस्तिष्क की गति, तो आंसर हो जाएगा सेरिबेलम। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किस संरचना में होता है? फेफड़ों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो किस संरचना में होता है? ऑप्शन दिया गया है ट्रैकिया में, ब्रोंकाई में, ओलियावेली में, नासिका में। तो फेफड़ों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है, गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? ओलियावेली में। गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? ओलियावेली में होता है। ओलियावेली में गैसों का आदान प्रदान होता है फेफड़ों में। फिर ट्रैकिया क्या करता है? ट्रैकिया का क्या काम होता है? ट्रैकिया आपकी हवा को, ये वाला ट्रैकिया वाला पार्ट होता है, ये क्या करता है? ये हवा को फेफड़ों तक लेके जाता है। तो ट्रैकिया क्या काम करता है? ये हवा को फेफड़ों तक ले जाने का काम करता है। तो हवा को फेफड़ों तक ले जाने का काम कौन करता है? हवा को फेफड़ों तक ले जाने का काम ट्रैकिया का होता है। ब्रोंकाई क्या होता है? ब्रोंकाई ट्रैकिया का ही एक पार्ट है, ट्रैकिया का ही एक भाग है। और गैसों का आदान प्रदान कहाँ हो रहा है? तो ओलियावेली में ही गैसों का आदान प्रदान। और नासिका क्या करती है? श्वसन यहीं से शुरू होता है, आपकी नाक से। श्वसन की शुरुआत कहाँ से होती है? आपकी नाक से ही होती है। तो इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो पूछा क्या था कि फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान, तो फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान होता है ओलियावेली से। तो पूछ ले कि गैसों का आदान प्रदान कहाँ से हो रहा है, तो ओलियावेली से। ट्रैकिया क्या काम करती है? तो ट्रैकिया जो हवा है, जो बाहर हवा स्थित है, उस हवा को हम लेते हैं, तो ऑक्सीजन लेते हैं हम, तो ऑक्सीजन को फेफड़े तक कौन ले जाता है? तो ऑक्सीजन को फेफड़े तक ले जाने का काम इसी ट्रैकिया का होता है। तो ये ट्रैकिया क्या काम करती है? ऑक्सीजन है वायुमंडल में, हम सांस लेते हैं नासिका द्वारा, तो नासिका से श्वसन शुरू होता है। ट्रैकिया क्या काम करती है? जो हमने हवा ली नाक के द्वारा, ऑक्सीजन ली, उसको कहाँ तक ले जाती है? फेफड़ों तक लेके जाती है ट्रैकिया। ब्रोंकाई ट्रैकिया का ही एक पार्ट है, और गैसों का आदान प्रदान होता है ओलियावेली में। क्लियर? तो पूछा था गैसों का आदान प्रदान, तो गैसों का आदान प्रदान है ओलियावेली। चलिए आगे बढ़िए। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को तोड़ता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? पूछा गया है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को तोड़ता है। ऑप्शन है आप सबके सामने, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में पाया जाता है एमाइलेज। और एमाइलेज में किसका पाचन होता है? स्टार्च का। और आपको पता है कि लार कहाँ पाई जाती है? आपके मुंह में पाई जाती है। और आपके मुंह में किसका पाचन हो रहा था? आपके मुंह में कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो रहा था। ये चीज़ें भी पता होनी चाहिए। तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? एमाइलेज। और ये किसका पाचन करता है? स्टार्च का। लाइपेज, लाइपेज किसका पाचन करता है? लाइपेज किसका पाचन करता है? तो लाइपेज वसा का पाचन करता है, वसा का पाचन। और पेप्सिन मैंने बताया था किसका पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। और प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? आपके अमाशय में होता है। अभी पूरा पाचन तंत्र मैंने समझाया, तो प्रोटीन का पाचन कहाँ हो रहा था? आपके अमाशय में हो रहा था। क्लियर? तो पूछा था लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में पाया जाता है एमाइलेज। और एमाइलेज में किसका पाचन हो रहा है? ये स्टार्च का पाचन हो रहा है। स्टार्च को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है। लाइपेज, लाइपेज एंजाइम किसका पाचन करता है? वसा का पाचन करता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछा था लार में, तो लार में पाया जाता है एमाइलेज एंजाइम। और ये कहाँ पे किसका पाचन हो रहा है? स्टार्च का। गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम्स कहाँ पाए जाते हैं? बताइए, क्रोमोसोम्स कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन है आप सबके सामने, कोशिका की दीवार में, कोशिका झिल्ली में, कोशिका के नाभिक में, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये गुणसूत्र करते क्या हैं? आपको पता है कि जो क्रोमोसोम, आपकी बॉडी में कितने क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं? 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जिसमें से 23 किसमें होते हैं? जोड़े में होते हैं। और ये क्रोमोसोम्स क्या करते हैं? आपकी बॉडी में जीन्स होते हैं, सबकी बॉडी में जीन्स होते हैं।
मेरी बॉडी में कुछ जीन्स हैं जो मुझे मेरे माता पिता द्वारा मिले हुए हैं, आपकी बॉडी में जीन्स हैं उसे आपके माता पिता द्वारा मिले हुए हैं। तो जीन्स ट्रांसफ़र करने का काम कौन करता है? जो जीन्स हैं, आनुवांशिक जानकारियों को शरीर में ले जाना, दूसरे शरीर में ले जाना। आनुवांशिक जानकारियाँ मतलब जीन्स को दूसरे शरीर में ले जाना। जीन्स का मतलब होता है आनुवांशिक जो जानकारियाँ होती, आनुवांशिक जानकारियों को दूसरे शरीर में ले जाने का काम किसका होता है? इसी गुणसूत्र का होता है। और ये कहाँ पाए जाते हैं? किसी भी परमाणु में। कहाँ? नाभिक में पाए जाते हैं। तो गुणसूत्र किसी भी कोशिका की नाभिक में पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? किसी भी कोशिका की नाभिक में पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। तो गुणसूत्र का बेसिकली काम क्या होता है? गुणसूत्र का जो काम होता है वो आनुवांशिक जानकारियों को शरीर में दूसरे शरीर में ले जाना, यानी जीन्स का ट्रांसफर करना। आपकी बॉडी में जो जीन्स हैं वो कहाँ से मिले हैं आपको? आपके माता पिता द्वारा मिले हैं। मेरी बॉडी में जो जीन्स हैं वो किससे मिले हैं? मेरे मम्मी पापा द्वारा मिले हैं। तो जो जीन्स का ट्रांसफर एक दूसरे की बॉडी में हो रहा है वो क्यों हो रहा है? क्रोमोसोम्स के कारण ही हो रहा है, गुणसूत्र के कारण ही हो रहा है। और हमारी बॉडी में क्रोमोसोम्स पाए कहाँ जाते हैं? तो किसी भी कोशिका के नाभिक में पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? किसी भी कोशिका के नाभिक में। हमारी बॉडी में टोटल कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? तो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें से 23 किस में व्यवस्थित होते हैं? जोड़े में व्यवस्थित होते हैं। तो आप कोई सवाल पूछ ले कि आपको ये जीन्स कहाँ से मिले हुए हैं, तो आपके माता पिता से मिले हुए हैं, क्योंकि क्रोमोसोम्स का ट्रांसफर, क्रोमोसोम्स क्या करते हैं? जीन का ट्रांसफर एक बॉडी से दूसरे बॉडी में करते हैं। क्लियर? तो आनुवांशिक जानकारियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना क्रोमोसोम्स का काम होता है। क्रोमोसोम्स पाए कहाँ जाते हैं? नाभिक में पाए जाते हैं कोशिका के। और टोटल कितने होते हैं? 46 होते हैं। और जोड़ी में कितने व्यवस्थित होते हैं? 23। तो पूछा क्या था? गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा कोशिका के नाभिक में, यानी कि न्यूक्लियस में पाए जाते हैं क्रोमोसोम्स। और क्रोमोसोम्स का काम क्या है? जीन्स का ट्रांसफर। क्लियर? आगे बढ़िए। तो कहाँ पाए जा रहे हैं क्रोमोसोम्स? किसी भी कोशिका के नाभिक में। अगला सवाल है, HIV वायरस शरीर में किस प्रकार की कोशिकाओं को नष्ट कर देता है? बताइए, HIV वायरस शरीर में किस प्रकार की कोशिकाओं को नष्ट करता है? RBC, B लिम्फोसाइट्स, T हेल्पर लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल। तो आपको पता है कि जब HIV वायरस होता है, यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस होता है, तो उसमें क्या होता है? आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। आपके शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो जाती है। किसी प्रकार की भी दवाइयाँ काम करना बंद कर देती हैं। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो रही है। जब रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो रही है तो आपने अभी एक क्वेश्चन किया कि जो लिम्फोसाइट्स थी वो किस प्रकार की कोशिकाओं से संबंधित थी? WBC से। क्यों? क्योंकि लिम्फोसाइट्स हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती हैं और WBC भी हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती हैं। तो अगर हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम कम हो रहा है, अगर हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम कम हो रहा है तो कौन सी जो कोशिकाएं हैं वो नष्ट होंगी? मुझे बताइए, अगर हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम नष्ट हो रहा है तो कौन सी कोशिकाएं नष्ट होंगी? लिम्फोसाइट्स वाली। क्यों लिम्फोसाइट्स वाली होंगी? क्योंकि लिम्फोसाइट्स हमने पढ़ा है हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का काम करती। तो नष्ट भी कौन सी होंगी? जब HIV वायरस में हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम कमजोर हो रहा है तो वही कोशिकाएं नष्ट होंगी जो हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रही हैं। तो लिम्फोसाइट्स वाली ही होंगी। पानी पी ले, थक गए भाई। तो सीधी सी बात, मैंने क्या बोला? लिम्फोसाइट से इफेक्ट होंगी। तो कौन से लिम्फोसाइट्स इफेक्ट होंगे? T हेल्पर लिम्फोसाइट्स। क्यों इफेक्ट होगी? क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि लिम्फोसाइट्स हमारी बॉडी के रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करने का काम करती हैं? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करती हैं। तो यदि HIV वायरस हमारी इम्यून सिस्टम को, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम कर रहा है, तो सीधी सी बात है वो किस कोशिकाओं को नष्ट करेगा? किन कोशिकाओं को नष्ट करेगा? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाली कोशिकाओं को, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? T हेल्पर लिम्फोसाइट्स के रूप में जाना जाता है। क्लियर? चलिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? T हेल्पर लिम्फोसाइट्स। क्योंकि लिम्फोसाइट्स ही हैं जो हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को बढ़ाने का काम करती हैं और किससे संबंधित होती हैं? WBC से भी संबंधित होती हैं। क्लियर? तो चलिए, इतनी बात आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो किसे प्रभावित करेंगे? T हेल्पर लिम्फोसाइट्स को। संवेग का एसआई मात्रक क्या है? बताइए, संवेग किसका गुणनफल होता है? तब आपको पता चल जाएगा कि संवेग का एसआई मात्रक क्या है। ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, न्यूटन, मीटर पर स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड। देखिए, संवेग का जो सूत्र होता है वो होता है द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। तो संवेग क्या होता है? द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। द्रव्यमान और किसका गुणनफल? वेग का। अब आप मुझे बताइए कि द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है? तो द्रव्यमान को मापा जाता है किलोग्राम में और वेग को किस में मापा जाता है? मीटर पर सेकेंड में।
अब देख लीजिए आप कि इसका मात्रक क्या होगा। क्यों निकालना है, क्यों रटना है? जब हमें सूत्र पता है तो हम क्यों रटेंगे? तो संवेग का जो सूत्र होता है, संवेग का सूत्र क्या है? संवेग का सूत्र है द्रव्यमान गुणे वेग, ठीक है। और द्रव्यमान का जो एसआई मात्रक है वो किलोग्राम होता है, वेग का होता है मीटर पर सेकेंड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? संवेग का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। क्लियर? तो ये हो जाएगा संवेग का एसआई मात्रक, क्योंकि सूत्र पता था, सूत्र रखा द्रव्यमान गुणे एक, द्रव्यमान का एसआई मात्रक है किलोग्राम, वेग का है मीटर पर सेकेंड, तो राइट आंसर हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। न्यूटन किसका एसआई मात्रक था? तो हम जानते हैं बल का था। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका था? तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण का था। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका एसआई मात्रक है? त्वरण का है। और मीटर पर सेकेंड किसका है? गति और वेग का है। गति का कह लीजिए या वेग का कह लीजिए। तो इतनी चीजें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए कि संवेग का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, जो हमने उसके सूत्र से ही निकाल लिया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण का और मीटर पर सेकेंड गति और वेग का। पूछा था संवेग का तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। आगे बढ़ते हैं, चलिए इस तरीके से भी सवाल पूछ लिए जाते हैं। आंख में प्रकाश को ग्रहण करने वाला भाग क्या कहलाता है? बताइए, आंख में प्रकाश को जो ग्रहण करता है भाग, प्रकाश को ग्रहण करने वाला भाग कौन सा कहलाता है? ऑप्शन दिए गए हैं आप सबके सामने, लेंस, कॉर्निया, रेटिना, पुतली। तो देखिए, जब आपके आंख में प्रकाश प्रवेश करता है, आंख में प्रकाश आता है, तो वो सबसे पहले कहाँ जाता है? कॉर्निया में जाता है, जो आपके प्रकाश का सबसे बाहरी भाग। कॉर्निया के बाद फिर कहाँ जाता है? पुतली में जाता है। और फिर प्रकाश को अवशोषित करने का काम कौन करता है? रेटिना। तो प्रकाश का अवशोषण कहाँ हो रहा है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि पूछा यही है। तो प्रकाश का अवशोषण कौन कर रहा है? प्रकाश का अवशोषण करने का काम किसका है? रेटिना का है। और अगर ये पूछता कि प्रकाश सबसे पहले प्रवेश कहाँ करता है, प्रकाश सबसे पहले प्रवेश किस अंग में करता है, तो वहां पे आपका आंसर हो जाता प्रकाश सबसे पहले प्रवेश करता है कॉर्निया में। तो प्रकाश कहाँ प्रवेश कर रहा है? कॉर्निया में प्रवेश कर रहा है, कॉर्निया में। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये भी सवाल पूछ सकता है कि प्रकाश सबसे पहले प्रवेश कहाँ करता है, तो कॉर्निया में करता है। और कॉर्निया क्या है? आँख का बाहरी भाग। सीधी सी बात है, जो बाहरी भाग है वहीं प्रवेश करेगा। तो कॉर्निया क्या है? आँख का बाहरी भाग है, और वहीं सबसे पहले प्रवेश कर रहा है प्रकाश। फिर उसके बाद कहाँ प्रकाश जाता है? फिर उसके बाद पुतली में जाता है, और फिर पुतली के बाद प्रकाश का अवशोषण कर लिया जाता है रेटिना के द्वारा। तो ये पूरी प्रोसेस होती है। तो प्रकाश सबसे पहले कहाँ जाता है? कॉर्निया में। प्रकाश आपकी आँख का सबसे बाहरी भाग क्या होता है? कॉर्निया ही होता है। तो कॉर्निया में जाता है, कॉर्निया में सबसे पहले प्रकाश जाता है, फिर पुतली में जाता है, और फिर उसके बाद रेटिना द्वारा प्रकाश का अवशोषण होता है। तो पूछा था प्रकाश का को ग्रहण कौन करता है? तो प्रकाश को ग्रहण करता है रेटिना। क्लियर? लेकिन प्रकाश सबसे पहले प्रवेश कहाँ करता है, ये सवाल आता तो फिर प्रकाश प्रवेश करता है कॉर्निया में। अगर प्रवेश का पूछता तो कॉर्निया में करता है, और ग्रहण कौन सा करता है? ग्रहण रेटिना करता है। चलिए आगे बढ़िए। तो ये आपके क्वेश्चंस थे। मैंने प्रयास किए हैं जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस मैं करा सकूं आपके लिए, उतने मैंने कराने का प्रयास किया है। बस आप सबसे यही आशा है कि वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। साइंस सबके एग्ज़ाम में आता है, कोई किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हो, उन तक वीडियो शेयर कर दीजिएगा। सब नहीं सक्षम हो पाते हैं कोर्सेज़ लेने में, फ्री की क्लास है। और ये ज़रूर बता दीजिएगा ये वीडियो देख कहाँ से रहे हैं, क्लास कैसी लगी। नेक्स्ट क्लास आपको मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस की ही चाहिए या किस टॉपिक की चाहिए, उस टॉपिक पे वीडियो बना दिया जाएगा। आप सबने कल वीडियो में कहा कि साइंस की एक और क्लास ला दीजिए, हमने सोचा कि साइंस की एक और क्लास अपलोड कर देनी चाहिए। तो आज क्लास आ गई, बताइएगा। और आपके लाइक कमेंट्स हमारे लिए बहुत मैटर करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं कि हमें अगले दिन क्लास लेनी है। वरना 2 घंटे यहाँ पे खड़े होकर तो 2.5 घंटे हम पढ़ा रहे हैं। तो बस इसीलिए, क्योंकि आप सबका बहुत स्नेह मिलता है। जब हम कमेंट्स पढ़ते हैं तो हमें खुशी होती है कि नहीं, कहीं किसी कोने में हम दूसरी जगह हैं, आप दूसरी जगह हैं, लेकिन किसी कोने से एक स्नेह बना हुआ है, एक संबंध बना हुआ है, तो खुद में भी खुशी होती है। तो बस बताइएगा कि कैसी लगी क्लास, कहाँ से क्लास देख रहे हैं, लाइक कर दीजिएगा। हाँ, एक सबसे बड़ी बात कि वीडियो का जो नोटिफिकेशन, आप सबने बोला है कि वीडियो का नोटिफिकेशन क्यों नहीं आता है, तो मैं बार बार रिपीट करती हूँ कि आपका नोटिफिकेशन नए वीडियो का तब मिलेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जिन्होंने कर भी लिया है उन्होंने बेल आइकॉन नहीं दबाया, इस वजह से उन्हें नए वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आता है। तो वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हीं स्थिति में आएगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकॉन दबा लेंगे। तो वो भी कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम चैनल के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। बस ऐसे ही मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।